तो बेसिकली देखें, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल ये सीखना मशीन लर्निंग के हवाले से, क्योंकि जो भी रिसर्च हो रही है किसी भी रिसर्च एरिया में, वो तमाम रिसर्च जो है मशीन लर्निंग के इर्द गिर्द ही घूमती है। कोई रिसर्च पेपर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अब फ्यूचर में अप्लाई करेंगे तो आपका पेपर शायद एक्सेप्ट हो सके, क्योंकि हर कोई इसकी तरफ स्विच कर रहा है। मेरी अपनी फील्ड में फ्लूइड मैकेनिक्स में रिसेंटली लोग काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अप्लाई कर रहे हैं, ANN अप्लाई जिस लेवल का भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अप्लाई कर रहे हैं और आसानी से उनके पेपर पब्लिश हो जाते हैं। तो यहाँ पर वी विल टॉक अबाउट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का जो बेस है, वो अगर ब्रॉडर बात की जाए, उसके जो कुछ एल्गोरिदम्स हैं वो आमतौर पे न्यूमेरिकल एनालिसिस उसकी फाउंडेशन से आते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर आपको आता है देन यू कैन अंडरस्टैंड और मे बी डेवलप सम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एज वेल। देयर आर मैनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। अब आप देखें 2024 जब आया तो सबसे पहला जो फ़ोन आया है वो सैमसंग S24 अल्ट्रा आया है, और उसने उन्होंने इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया है कि गैलेक्सी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ़ोन आ गया है। तो वो बेसिकली पूरा फ़ोन AI बेस्ड नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ फीचर्स हैं वो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम है उसकी बेस पे हैं। अब अगर इसकी कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने एक तो वॉइस असिस्टेंट है, स्मार्टफोन में ये पहले भी आया करता था कि यू जस्ट स्पीक ऑन द माइक्रोफोन ऑन योर फोन, देन इट फॉलोज योर इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे कि एप्पल का तो बड़ा ही स्ट्रांग है, सिरी है उसका नाम, और यहाँ पर गूगल असिस्टेंट के नाम से मेरा ख्याल है। इसी तरह से इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ATM मशीन फॉर एग्जांपल, इसमें भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आ रहा है। अब आप देखते हैं कि पहले जब जीमेल आया करता था तो जीमेल में आपको स्पैम ईमेल भी आया करती थी, और आपको जो आपकी रेगुलर ईमेल है वो भी आया करती थी। उसका कोई अलग फ़ोल्डर नहीं था। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो स्पैम ईमेल है वो खुद ब खुद ही स्पैम फ़ोल्डर में चली जाती है। कोई बहुत ही रेयर ईमेल होगी, द स्पैम ईमेल दैट यू गेट इन योर रेगुलर मैसेजिंग, रेगुलर मैसेजेस, वो आती नहीं है, वो जंक में चली जाती है ऑटोमेटिकली, बिकॉज इन द बैकग्राउंड ये दे हैव अप्लाइड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू डाइवर्ट द रेगुलर मैसेजेस फ्रॉम रेगुलर मैसेजेस टू द जंक मैसेजेस। तो ये सारा मशीन लर्निंग है। फिर इसके अलावा आजकल तो बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के हवाले से। MIT का एक ग्रुप है जो कि बड़ा फेमस ग्रुप है, वो इस पे काम कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, गूगल और सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस पे काम कर रही हैं। तो उसके जो बैकग्राउंड है वो भी हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, और दे आर ऑल रिटन इन द पाइथन। फिर आपको पता है कि अगर आपने एप्पल फ़ोन यूज़ किया है तो आप जब लॉग इन करते हैं तो वो फेशियल रिकग्निशन से करते हैं लॉग इन। वो अभी आपको थंब इम्प्रेशन और उसकी ज़रूरत भी नहीं आती। एप्पल में कम अज़ कम ऐसा है, और मेरा ख्याल है कि नया जो फ़ोन है S24 अल्ट्रा, उसमें भी उन्होंने फेशियल रिकग्निशन शायद इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो ये सारा जो है बैकग्राउंड पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम प्रोग्रामिंग तो करते हैं, वहाँ तो प्रोग्रामिंग नहीं होती, वो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि फॉलो कर रहे होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को। ओके। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपको खैर पता है, आप अगर आपने ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो आपका मोटिवेशन है मशीन लर्निंग ही सीखना, मोटिवेशन है। तो सॉरी मैं शुरू में चला गया क्योंकि मैंने इसका
जूम ज़्यादा कर दिया था, मैं दोबारा वहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है एज अ रॉ डाटा, देन यू हैव इमेजेस, देन यू हैव नंबर्स, देन यू हैव साउंड्स। जैसे अभी बड़ा लोग हैरान हो रहे हैं S24 अल्ट्रा में, जब आप एक जगह से बात करते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव फोन पे बात कर रहे होते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और जो दूसरा अगर कोई स्पेनिश है वो स्पेनिश में बात करेगा, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन आपको नजर आ रही होगी अपने फोन में। यानी कि जो लैंग्वेज बैरियर है, दैट हैज बीन रिमूव्ड बाय दिस एप्लीकेशन। आप किसी मुल्क में जाते थे, पहले पहले क्या होता था, मैप होते थे, फिजिकल मैप, जो कि हमने भी यूज़ किए हैं जब हम नॉर्वे में थे। लेकिन अब जो है वो फिजिकल मैप तो ख़त्म हो गए, अब तो गूगल मैप्स आ गए। फिर उसके बाद अब जो है लैंग्वेज बैरियर, पहले वो बुक्स खरीदा करते थे कि हमने इस मुल्क में जाना है, तो इस मुल्क की थोड़ी सी लैंग्वेज, टर्किश फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी सीख लें। तो अब जो है फ़ोन में उन्होंने डायरेक्ट ये ऑप्शन दे दिया है कि आप कॉल करें और आपकी लैंग्वेज उर्दू ही रहे, उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। और जो दूसरा यानी वो, आपने दूसरे की ज़ुबान समझनी है ना, उसने आपकी ज़ुबान नहीं समझनी, सो ऑन। तो वो आपको सारा जो है लैंग्वेज बैरियर इसमें ख़त्म हो गया। तो वो साउंड्स के हवाले से ये मैं बात कर रहा था। तो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो आपका मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि वो नंबर से मिलकर बन रहे होते हैं। उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ सैंपल्स होते हैं, उसको आप बनाते हैं, और फिर आप टारगेट जो है वो अचीव करना चाहते हैं, यानी कि सोल्यूशन अचीव करना चाहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हमारे पास है, ये जो मैंने बुक आपको अभी रेफर रेफर की है, जिसको मैं अभी, आप देख रहे होंगे, ये ओपन भी है यहाँ पर, ये चैप्टर 25, ये मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ऑनलाइन ही है मेरा ख्याल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, मैंने वहीं से ये चीज़ें रखी हैं। प्रॉब्लम होता है, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि सुपरवाइज लर्निंग में आपको अपने डाटा का पता होता है, और अनसुपरवाइज लर्निंग में डाटा का आपको पता नहीं है, आप फीचर से उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फिर सुपरवाइज लर्निंग में एट द एंड बात आ जाती है क्लासिफिकेशन की और रिग्रेशन की, और फिर क्लस्टरिंग की और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की। ये सारी डिटेल तो खैर कंप्यूटर साइंस के लोगों को पता होती है, लेकिन आप इसके आगे एल्गोरिदम देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम मुख्तलिफ अवेलेबल हैं, रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, क्लस्टरिंग के, सो ऑन। तो पहली जो हम एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, वो हमारे पास है, रिग्रेशन की एग्जांपल है। और रिग्रेशन जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल, आई विल नॉट प्रेजेंट द डिटेल्स ओवर हियर, लेकिन आइडिया सिर्फ ये है कि आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, थ्योरी इज मच मोर मे बी जनरल, और मे बी आप वहाँ से एल्गोरिदम की फीलिंग नहीं ला सकते हैं। अगर आप थ्योरी के 10 बुक्स पढ़ लें, लेकिन आप प्रोजेक्ट ना करें, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है, जैसे अब ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, बड़ा सादा सा प्रॉब्लम है। इसमें देखेंगे हम पाइथन में कि ये कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले इसमें आपने एनपी जो है, उस नमपाई लाइब्रेरी, यू हैव टू इंपोर्ट द नमपाई लाइब्रेरी, क्योंकि उसके बगैर आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन नहीं कर सकते। सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं इस नमपाई में। फिर प्लॉटिंग की लाइब्रेरी अलग है। वो असल में आइडिया ये होता है लाइब्रेरीज अलग रखने का, कि आपको अगर प्लॉट नहीं चाहिए तो वो क्यों इसको इंस्टॉल करे आपके कोर पाइथन में। तो आपको जब ज़रूरत होगी तो आप उसे कॉल करें, अदरवाइज यू डोंट नीड टू स्पेंड योर मेमोरी ऑन दैट। तो
तो आपने जो प्लॉटिंग की लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, ये हमारे पास प्लॉटिंग की लाइब्रेरी है। एसपीएलटी आप इसको इंपोर्ट करेंगे। फिर आपको पता है कि साइकिट एक लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली मशीन लर्निंग के लिए होती है। वहाँ से आप फ्रॉम यूज करते हुए उस sklearn डॉट मैट्रिक्स से इंपोर्ट करेंगे मीन स्क्वेयर्ड एरर, यानी कि वो जो मीन स्क्वेयर्ड एरर है, जो एरर लेके आपके पास एक डाटा पॉइंट होता है जो कि करेक्ट डाटा पॉइंट है, और एक डाटा पॉइंट आपने निकाला है जिसमें एरर है। अगर आपने मीन स्क्वेयर्ड एरर निकालना है तो आप डिफरेंस लेके यू टेक अ स्क्वायर ऑफ दैट थिंग, देन दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मीन स्क्वेयर्ड एरर। और ये कहाँ पर पड़ा हुआ है? ये sklearn डॉट मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है। यानी आप कॉल भी कर रहे हैं, जो पहला इंपोर्ट जब आप कर रहे हैं देन यू आर यूजिंग numpy, और यहाँ पर आप sklearn डॉट मैट्रिक्स में ये पड़ा हुआ है, यानी कि sklearn लाइब्रेरी के अंदर एक हमारे पास मॉड्यूल है मैट्रिक्स, वहां पर ये मीन स्क्वेयर्ड एरर की डेफिनेशन सारी पड़ी हुई है। फिर आप कहते हैं कि मैं अपना प्लॉट जो है वो कैसा नजर आना चाहिए, वो ऐसा नजर आना चाहिए, सी बॉर्न पोस्टर की तरह नजर आना चाहिए। तो PLT, ये प्लॉट यहाँ से जो आपने इंपोर्ट किया है जिसका नाम PLT रख लिया, लाइब्रेरी पे गए और उसका नाम आपने PLT रख दिया है। फिर स्टाइल क्या रखना है और यूज ये स्टाइल आप कर रहे होंगे। सो अब नेक्स्ट हम चलें, तो मैं इसे रन कर लेता हूँ। ये मैंने एक दफ़ा रन किया है। इसमें थोड़ा सा वो ये बता रहा है कि आप जो है सी बॉर्न पोस्टर वगैरह को ज़रा रिप्लेस करें, लेकिन ये रन हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप देखें np.random, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, np यहाँ यूज़ हो रहा है क्योंकि आपने numpy से इसको रन करना है। रैंडम नंबर जनरेटर है, आप सीड 0 दे रहे हैं और 0 सीड के साथ चल रहे हैं और रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये रैंडम सी एक एग्जांपल है सिर्फ बताने के लिए कि आपके पास कैसे आंसर आता है। और फिर आपने यहाँ से एक्स जनरेट कर दिया। फिर आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास एक फंक्शन आ गया है, और इस फंक्शन के आपने इस वर्कशॉप में सीखा था कि पहला आर्गुमेंट एक्स है, तो दूसरा अगर आप ना देना चाहें तो वो बाय डिफॉल्ट 0.3 होगा। देखें जो जैसे BVP4C मैट लैब में है, दैट BVP4C इज उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ एक्यूरेसी होती है, वो एक्यूरेसी आप बढ़ा भी सकते हैं। इसने जो बाय डिफॉल्ट एक्यूरेसी दी है, इसी तरह से ये एग्जांपल भी है जिसमें एक्यूरेसी उसने 0.3 रखी है। सिर्फ छोटी सी एग्जांपल लेना चाह रहा है कि एक साइन का फंक्शन लेगा, क्योंकि साइन इसने लेना था तो np डॉट साइन कर दिया। ये फास्ट ऑसिलेशन है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये स्लो ऑसिलेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 है। इसमें कुछ नॉइज इंट्रोड्यूस कर दिया, सो ऑन। फिर यहाँ से रिटर्न करेगा, ये तीनों का सम कर देगा और इसको ये प्लॉट कर देगा। ये सारा जो है प्लॉटिंग यहाँ पर हो गई है। यहाँ तक कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ सिंपल सा एक चीज है कि हमने एक फिगर प्लॉट कर ली, फिगर साइज उसका रख दिया, इंचेस 10 इंचेस 8 हाइट सो ऑन, और सो ऑन। तो एरर बार वगैरह यहाँ पर, ये हमारा जो है ये प्रॉब्लम है जिसको हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के जरिए से कोई कर पास इससे करवाना है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, पाइथन जो है बड़ा रिच है इस हवाले से कि इसमें एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बाय डिफॉल्ट उसमें पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब यहाँ से मशीन लर्निंग का काम शुरू हो रहा है। अब क्या कर रहा है ये कह रहा है कि sklearn साइकिट जो लर्निंग लाइब्रेरी है, वहां से न्यूरल नेटवर्क, डॉट न्यूरल नेटवर्क के अंदर मॉड्यूल है, वहां से मुझे ये एल्गोरिदम निकाल के दे दे, मल्टीपल लेयर्स प्रेसेप्ट्रॉन रिग्रेशन मॉडल ये निकाल के दे दे। ये एक जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ठीक है, कितना आसान हो गया।
आप जब पढ़ रहे होते हैं थ्योरी में मशीन लर्निंग, क्योंकि मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेज पे हूँ, जाहिर बात है मुझे इतना डिटेल उसका नहीं है, नहीं पता, लेकिन कुछ लोग आप में से एक्सपर्ट शायद ज्यादा हों, इस पे काम कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना बस पता है कि ये जब आप पढ़ रहे होते हैं मशीन लर्निंग ये चीज, तो ये पूरा एक एल्गोरिदम बन रहा होता है, वो बाय डिफॉल्ट इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो हमने इस NLP रिग्रेसर, जो कि क्योंकि ये रिग्रेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं मॉडल को, तो ये आप इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, बड़ा आसान हो गया। अब इसने हमने इसको यूज करना है, MLP रिग्रेसर को यूज करना है। इसमें आपको पता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, उसके दरमियान हिडन लेयर्स होती हैं। तो इसमें जो हिडन लेयर्स इसने ली हैं, 3 हिडन लेयर्स ली हैं। इसमें पहले हिडन लेयर को ये कह रहा है कि उसका जो उसमें एलिमेंट्स हैं वो 200 हैं, जो कि न्यूरॉन है। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, वो आप पढ़ अगर फॉलो कर रहे हैं इन चीज़ों को तो आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है, दैट मॉडल इज बेस्ड ऑन दी न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइंस, और आप कहना चाहिए ब्रेन से रेलेवेंट है कि जहाँ न्यूरॉन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो हिडन लेयर जो है उसमें एक हिडन लेयर 200 पॉइंट्स हैं, दूसरी हिडन लेयर के 200 पॉइंट्स हैं, तीसरी हिडन लेयर के 200 पॉइंट्स हैं। देखिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसका ये होता है कि इनपुट में कोई डाटा जाता है और फिर वो डाटा हिडन लेयर में जाता है, जितनी हिडन लेयर आप बनाना चाहें, दूसरी हिडन लेयर में जाता है, तीसरी में जाता है, फिर आउटपुट आ जाता है। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। इसी तरह से अब वो आंसर तो ठीक नहीं आएगा, इंटरमीडिएट कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने होंगे, लेकिन आंसर ठीक नहीं आएगा। वो क्या करेगा कि उसी आउटपुट को दोबारा बैकवर्ड लेकर जाएगा, दोबारा इनपुट में जाएगा, फिर आउटपुट में जाएगा, सो ऑन। तो इस तरह से वो एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास जो आउटपुट डाटा है, जो कि टारगेट जिसे कहते हैं, जो कि आपका यानी कि आंसर होता है, वो रिफाइन हो चुका होता है। तो यहाँ पर आइट्रेशंस जो हैं, आपने 2000 आइट्रेशंस उसको दिए हैं। सॉल्वर जो है LBFGS यूज कर रहे हैं, ये एक 3-4 बंदों के नाम पे ये सॉल्वर है। और अल्फा जो है 0.01, ये आप देख रहे होते हैं जब आप इसकी थ्योरी पढ़ रहे होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की, तो हमारे पास ये एक उसमें पैरामीटर आ रहा होता है। फिर एक्टिवेशन फंक्शन की आप बात करते हैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस उसमें होते हैं, टैन हाइपरबोलिक का होता है, सिग्मॉइड वगैरह होते हैं, सो ऑन। मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, सो ऑन। तो ये सारा जो है आपने देखें एक तरह से ये बिल्ट इन काम कर रहा है, यानी आपने सब कुछ डिफाइन किया है। MLP जो MLP रिग्रेसर, that is available to you. You just have to give the values to the max iteration, so on. इसको आप खुद से देख सकते हैं कि ये क्या दे रहा है, लेकिन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक सारी बात खत्म हो गई, आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का पहली स्टेज कंप्लीट कर ली है। फिर आप एक्स फिट करेंगे 0 से 10 तक, 10,000 एलिमेंट्स, वाई वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग द मॉडल, एक्स फिट उसमें जाएगा, फिर वाई फिट MLP आप अप्लाई कर रहे होंगे, सो ऑन। और यहाँ पर आप जो है प्रिडिक्ट कर रहे होंगे। और मैं इसको रन कर लेता हूँ, मेरा ख्याल है हम बाकी डिटेल में नहीं जाते, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देखेंगे, मे बी आई वॉन्ट टू, मे बी देर इज, ओके, मैंने उसको क्योंकि रन नहीं किया ना, मुझे इसको रन करना चाहिए था, अपडेट करना चाहिए था, ये मैंने पहले रन किया था। और इसको देखते हैं, अब शायद रन हो जाए, थोड़ा टाइम लेता है बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो इसमें दोनों चीजें हैं, हमारे पास वो डाटा जो कि किसी डॉक्यूमेंट से आया था, जो कि इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स था, और फिर उसको आपने इनपुट में दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि जो आपको ये जो एरर बार वाली चीज, यानी आपने साइन में ऑसिलेशंस लेकर आए थे, वो एक्चुअल प्रॉब्लम था। आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, जिसका MLP रिग्रेसर आपने उसमें यूज किया है, तो ये देखें मैच ये कर रहा है, और बेहतर ही मैच कर रहा है, यानी कि जैसा करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ये इस तरह से होती हैं।
तो मेरा ख्याल है कि आप इसको देख सकते हैं। ये जो बुक है इसका मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये बड़ी अच्छी बुक है। ये इस बुक का नाम है पाइथन न्यूमेरिकल मेथड के नाम से। ये एग्जांपल मैंने यहाँ से ली है, ये मेरी अपनी बनाई हुई एग्जांपल। इसका जो आखिरी चैप्टर है उसमें से मैंने ये एक छोटी सी एग्जांपल ली है। ये बहुत अच्छी बुक है, आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इसको काइंडली फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हम पाइथन ख़त्म कर रहे हैं और अभी मैं जाऊँगा जूलिया पे। यहाँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी मूव टू द जूलिया प्रोग्रामिंग। उसका थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं। जी सुमरना, सर आपका कोई जी क्वेश्चन है? सर अभी बस मैं ये नहीं देख सकी उसमें कि साइन फंक्शन आपने कहाँ डिफाइन किया कोड में, वो मैं नहीं देख सकी। हाँ, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। असल में मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, तो वो नीचे आ जाता है मुझे जी उसको जी या तो मूव हो सकता है या नहीं, आई डोंट नो। मुझे वो लाइव नोटबुक ओपन करनी है। ये वाली नोटबुक थी जो मैंने ओपन करनी है और इसके एंड पे जाना। ये जो नोटबुक है इसमें मैं जो सारा कुछ हमने 2 दिन में देखा है यहाँ से लेकर, ये एक ही नोटबुक में मैंने लिखा हुआ है। ये मैं नोटबुक भी आपसे शेयर कर लूंगा, आप इसको कर सकेंगे। तो आप यहाँ क्या पूछ रहे थे सुमरना? सर यहाँ पे जो फंक्शन मुझे देखना था कि यहाँ ये टेन हाइपरबोलिक की कमांड एक दी हुई है ये नहीं और नहीं, ये 10 हाइपरबोलिक इज एक्टिवेशन फंक्शन होता है। दैट इज द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। आई डोंट नो आप फॉलो कर रहे हैं मशीन लर्निंग की कोई बुक या नहीं। नहीं सर इसमें एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मैं समझने की जरूर कोशिश कर रही हूँ हाँ कि हाँ, इस पे मेरा ख्याल है काम करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। जी जी इस साल में हम, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था आपको कि दिस ईयर 2024 इज हैज बीन नॉट डिक्लेयर्ड और मे बी अनऑफिशियली इट इज द ईयर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसमें ये जो एक होता है मशीन लर्निंग में एक्टिवेशन फंक्शन होता है, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। टेन हाइपरबोलिक भी होता है उसमें, सिग्मॉइड भी होते हैं। वो डिपेंड करता है आपका डाटा कैसा है, तो वो आप अच्छा अकॉर्डिंगली वो देख रहे होते हैं। तो उसमें अगर आप सर्च करें ना एक्टिवेशन फंक्शंस इन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तो वो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब जूलिया पे हम चलते हैं। जूलिया के लिए मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी। उसी वीडियो को देखते हुए मैंने खुद भी ये जूलिया डाउनलोड कर लिया था। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो काइंडली, थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा उसमें। ये जूलिया अगर आप देखें, ये कहाँ पर है, ये पड़ा हुआ है मेरे पास, जो आपको नज़र आ रहा होगा, जूलिया 1.10। उसकी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें तो आप फाइनली जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जूलिया जो है यहाँ पर आ जाएगा, इंस्टॉल हुआ आ जाएगा और आपको यहाँ नज़र आएगा। बाज इंस्ट्रक्शंस क्योंकि हम एज अ मैथमेटिशियन उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, इसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कि आपने वो सीएमडी में लिखनी है, कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखनी है, तो वो आप कॉपी पेस्ट करेंगे, वो सारी डिटेल उस वीडियो में गिवन है। तो अगर आप क्योंकि ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है, इसके बगैर तो आप जूलिया पे काम नहीं कर सकेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कमांड्स यहाँ लिखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। इसकी भी आपके पास नोटबुक होती है, जुपिटर नोटबुक होती है। ओके, तो यहाँ फॉर एग्जांपल 2+4 ये आ जाएगा। सिंपल है, आपने पाइथन ये पे काम किया है, मैटलैब पे सेम कैलकुलेशन इस तरह से होती हैं आपके पास। फिर इसी तरह से है
वेरिएबल अगर असाइन करना है, आप इसकी जूलिया की एक बात नोट कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपने x1 लिखना है, यानी x सबस्क्रिप्ट 1 लिखना है, तो वो भी लिखा जा सकता है। वो मैंने थोड़ी यहाँ कैलकुलेशन वो की थी, लिखा था, यानी y1 अगर मुझे लिखना है तो y मुझे बैक स्लैश लिखना है, अंडरस्कोर लिखना है, फिर 1 लिखना है, और टैब का बटन जो कीबोर्ड में है वो प्रेस करना है। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं x1 y1 x2 y2, आपको पता है मैट लैब में या पाइथन में तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, यहाँ पर ये जो है डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो ये जूलिया हमारे पास है। यहाँ पर मैं काम नहीं करूँगा, मैं जूलिया के लिए यहाँ पर काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहीं पे दोबारा अपनी उस नोटबुक में जाऊँ, तो आप देख रहे हैं ये राइट साइड पे पाइथन 3 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, इसको नहीं क्लिक करते हम, एक नई ये क्योंकि ऑलरेडी रन हो रहा है, मैं जाऊँगा इसमें, यहाँ से जब न्यू पे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप न्यू पे क्लिक कर रहे होंगे तो आपको ये जूलिया नजर आ रहा होगा। बेसिकली आपको ये जूलिया भी नहीं नजर आ रहा होगा। अगर आप नोटबुक आपने ओपन की हुई है, एनाकोंडा इंस्टॉल करके जुपिटर नोटबुक अगर आपने ओपन की है, तो ये जूलिया नहीं नजर आ रहा होगा, या आई डोंट नो आ रहा होगा नजर। लेकिन अगर ये नहीं नजर आ रहा तो ये आप सिर्फ यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जूलिया में उसने कमांड्स दी हुई हैं, वो मैं आपसे खैर शेयर भी कर दूंगा कि ये किस तरह से इंस्टॉल होती है। इसमें तो वो एक तरीका होता है कि जिसमें ये नोटबुक जो है ये बन जाती है। यानी अगर आप पाइथन पे काम करना चाहते हैं तो पाइथन पे क्लिक करें, यानी आप पाइथन 3 की नई फाइल बनाना चाहते हैं। अब यहाँ आप पाइथन पे काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो मैं जूलिया पे करना चाहता हूँ। ये जो स्क्रीन शेयरिंग का इशू है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ क्लोज कर दूं। ये मूव कर सकती है या नहीं कर सकती, इधर उधर नहीं जा सकती है। Anyway, चले, तो मैं ये कह रहा था कि हम जो है यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, और न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जूलिया। तो मैं इस जूलिया को यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, और अब मैं जो काम कर रहा हूँ ये अब जूलिया पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर पाइथन की कमांड अब नहीं रन होगी। यहाँ आपको राइट साइड पे जूलिया लिखा हुआ मिल मिल जाएगा, और यहाँ पर ये इनका जो लोगो है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, जूलिया पे मैं थोड़ा सा आपको इसके हवाले से कुछ हम मैं बात कर लूँ। जूलिया जो है 2015-16 में के करीब मेरा ख्याल है कि ये आई थी मार्केट में। एमआईटी के प्रोफेसर थे, उनके पास कोई एमआईटी का जो प्रोफेसर है उनका नाम भी एल्डमैन है मेरा ख्याल है, इस तरह से कुछ नाम है। उनके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आया था बंदा, और कोई साइंटिस्ट था। उन्होंने कहा कि ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है पाइथन में लिखते हैं या किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं तो बहुत ही स्लो है। तो वहां से उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, जूलिया नाम इसका रखा था। नाम इन्होंने पता नहीं क्यों ये जूलिया रखा है, कुछ और नाम भी रखा जा सकता था, बट एनीवे, तो उन्होंने जो है जूलिया का वहां से इंट्रोडक्शन करवाया था। और वो जो प्रॉब्लम था वो फिर फास्ट सॉल्व हुआ था, जल्दी सॉल्व हो गया था। तो उसके बाद से जूलिया जो है मार्केट में आई, इसको डेवलप किया गया, ओपन सोर्स है, और 2014-15 से ये अभी तक जो है मार्केट में काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हो चुकी हैं जूलिया प्रोग्रामिंग में। जूलिया इज फास्टर देन पाइथन, ये बात आप अगर आप इसके कंपैरिजन देखेंगे, स्पीड कंपैरिजन देखेंगे, तो जो काम कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यानी पाइथन और मैट लैब में तो बहुत ही ज्यादा फर्क है ना, कि आप मैट लैब तो आपके पास टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। कोई सेम प्रॉब्लम आप मैट लैब में दें और सेम प्रॉब्लम आप पाइथन में दें, तो पाइथन जल्दी सॉल्व करता है, मैट लैब देर से सॉल्व करता है। ठीक है, वो तो बहुत ही स्लो है। लेकिन जो पाइथन जूलिया है दैट इज फास्टर देन पाइथन। लोग इस वजह से
जो है जूलिया की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे काम तो बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि इनका कंपटीशन है पाइथन से। लेकिन पाइथन जिस तरह से रिच बना है मशीन लर्निंग के हवाले से, और रिसेंटली इस पे जो काम हुए हैं वो कैश नहीं कर पा रहा है, जूलिया जो है इसको कैश नहीं कर पा रहा है। तो जूलिया फास्टर है। इसके जो हमारे पास सिंटेक्स है दैट इज आल्सो वेरी इजी। इस केस मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक सिंटेक्स लिखता हूँ। अगर आपने फॉर लूप लिखना है मिसाल के तौर पे पाइथन में, तो आपको लिखना होगा, मैं पाइथन का कोड यहाँ नहीं लिख सकता हूँ बिकॉज आई एम इन जूलिया इन्वायरमेंट। फॉर आई इन मिसाल के तौर पे 1 3 4 एक्सेट्रा, तो यहाँ मुझे कॉलन वगैरह लगाना पड़ता है। लेकिन और फिर एंड तो मुझे लगाना ही नहीं है ना, वो आपको पता है इंडेंटेशन करनी पड़ती है। लेकिन जूलिया में ऐसा नहीं होता। जूलिया में क्या है, यहाँ कॉलन भी नहीं लगाना और एंड भी लगाना है। यानी कि अगर आपको मैट लैब आती है तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करें तो आप जूलिया पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट अगर फॉर एग्जांपल आई करूँ तो ये हमारे पास जो है 1 3 4 इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। आप देख रहे हैं अब ये जूलिया में मैंने प्रोग्राम पहला फॉर लूप लिखा है। फॉर है, एंड है। फंक्शन का जैसे मैट लैब में एंड होता है यहाँ पर भी इसी तरह से है। कहने का मकसद है, उस पर तो अभी हम बात करते हैं। कहने का मकसद है कि जो जूलिया है वो हमारे पास ज्यादा इजी है। यानी अगर आप उसे देखें तो मैट लैब से कंपैरिजन करें तो जूलिया और मैट लैब में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फास्टर बहुत है, ये फास्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर इस तरह का है कि जो तेजी से आंसर लेकर आता है। इस तरह के कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि स्पीड कंपैरिजन किए गए हैं दोनों के, तो जूलिया जो है वो काफी आगे है। मेहनत बहुत कर रहे हैं जूलिया वाले। जूलिया क्योंकि ओपन सोर्स है, मुख्तलिफ लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पाइथन जो है काफी रिच लैंग्वेज होने के अलावा उस पे काफी कोडिंग अब मशीन लर्निंग की भी हो चुकी है, तो लोग अब शायद जूलिया की तरफ जाना नहीं चाह रहे। लेकिन ये मुझे पता है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर एक्चुअली गिविंग असाइनमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ जूलिया एज वेल। तो वो एक रिसेंट बुक भी है। उस बुक का नाम तो मुझे याद है, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। वो सारी पहले मैटलैब में थी, उसका पीडीएफ वर्जन है मेरे पास। अब उन्होंने क्या किया, उस पूरी बुक को जूलिया में कन्वर्ट किया। तो यानी लोग स्विच कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली आप नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं पाइथन जो है बिल्कुल ही नहीं सीखना चाहता या चाहती, मैं इसको जो है जूलिया को अडॉप्ट करना चाहते हो। तो आपको सम हाउ मैटलैब की भी जरूरत पड़ेगी, सम हाउ पाइथन की भी जरूरत पड़ेगी, सम हाउ आपको जूलिया की भी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, क्योंकि अगले 5 10 साल में जूलिया शायद इतनी रिच हो चुकी हो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इसमें भी है। ये भी मैं बता दूं आपको, वो कभी फ्यूचर में करेंगे कोई वर्कशॉप तो फिर बात करेंगे, लेकिन अभी जो है बेसिक पे सिर्फ बात कर लेते हैं। इसमें भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, फाइनाइट डिफरेंस मेथड सारे इसमें भी हैं, कैलकुलस इसमें होता है, लीनियर अलजेब्रा इसमें होता है, सब चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन सम हाउ ये इतनी पॉपुलर नहीं है। अभी अगर आप लिखें मिसाल के तौर पे बुक्स ऑन जूलिया प्रोग्रामिंग, आपको हार्डली कोई बुक जो है वो किसी अच्छे पब्लिशर की मिलेगी। कोई इस जूलिया को पब्लिश करने को तैयार नहीं है। और पाइथन को अगर आप लिखें तो पाइथन की तो बेशुमार बुक्स हैं। ये बुक एक सामने मैंने ओपन आपके सामने की हुई है, पाइथन न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसको मैं फॉलो करता हूँ आमतौर पे। और दूसरी और भी मैंने शेयर की थी एक बुक। तो कहने का मकसद ये है कि कोई अच्छी बुक आपको इसमें, लोगों का या तो इंटरेस्ट नहीं है या इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करना चाहते, सो ऑन। कुछ और बुक्स हैं थिंक जूलिया वगैरह, वो सारी पुरानी हो गई हैं अब। ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जूलिया में चीजें हम कैसे कर रहे होते हैं। होम पे मैं जाऊंगा
और होम पे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आप फॉलो करेंगे इसको कि हमारे पास हुआ है कि स्टूडेंट्स को भी इतनी इंस्टॉलमेंट की डेडलाइन है, यहाँ तक जमा करें। नहीं, कोई डेडलाइन तो इसकी नहीं होती है। अच्छा, ठीक। अभी किसी ने करानी है तो हो भी सकती है। हो सकती है। हाँ कर रही है स्टूडेंट यहाँ पे जी। जो शबेल जो है ना, तो उसका जो आखिरी रहना है में। अब हमने कहा आखिरी बात। हाँ 1 बजे के बाद हो सके तो मैं जरा फिर उससे बात कर लेता। सॉरी फॉर दैट, वो बीच में एक टीम मेंबर आ गए थे। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि आप जिस तरह से पाइथन में जुपिटर नोटबुक या नोटबुक पे काम करते हैं, जूलिया में भी इसी तरह नोटबुक पे काम करते हैं। और इसकी जो ये जो फाइल्स होती हैं, ये जो मैंने आपके सामने रखी हुई हैं, ये मेरे कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल्ड होती हैं। ऑल्दो कि यू आर वर्किंग इन ब्राउजर, बट स्टिल दीज फाइल्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर। अब जैसे मैंने ये जो फाइल है, इसको मैं अगर अपने कंप्यूटर पे तलाश करना चाहूँ तो यहाँ कहीं आई डोंट नो ओपन होगा या नहीं। हाँ मेरा ख्याल है ओपन है। ये देखें, ये पड़ी होती है आपकी फाइल सी। यूजर्स में जाएंगे, आसिफ, मेरे केस में आसिफ है, आपकी केस में आपका नाम होगा। और आगे आसिफ जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सारी फाइल वही है जो ऑनलाइन यानी ब्राउजर के जरिए आपने ओपन की है। अब ये मैं जूलिया पे काम करूंगा तो वो उसका वीक 1 से लेकर 4 तक जो है ये बनी हुई है फाइल। ठीक है, ओके। तो पहली चीज तो ये होगी आपने, लेकिन ये आपको मैंने जैसे पहले कहा कि आपने ये लाजमी इंस्टॉल करना है जूलिया। पहले ये इंस्टॉल करेंगे। इसका वो प्रोसीजर मैंने आपसे शेयर किया था वीडियो में, उसने सारा बताया हुआ है। उसी को मैंने भी फॉलो किया था जब मैंने पहले शुरू किया था इस पे काम। तो ये आप, लेकिन ये इसके बाद आप इस पे ब्राउजर पे क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट है ना, जिस तरह से ये इंटरैक्टिव किस्म का प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर आप बड़े फंक्शन फॉर लूप इस तरह से नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको यहाँ ब्राउजर पे नोटबुक पे आना पड़ेगा, और ये नोटबुक में तभी जूलिया आ सकेगा जब यहाँ से आप उसे इंस्टॉल करेंगे। वो भी इंस्टॉल करने का तरीका उसने बताया हुआ है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो पहले वीक 1 में देख लेते हैं कोई फाइल पड़ी हुई है। लेट मी सी कि ये ओपन नहीं हो रही है या क्या वजह है। इससे होगा शायद स्टक हो गया कंप्यूटर। लेट मी सी। यहाँ पर ये फाइल या तो पड़ी होनी चाहिए इससे एक स्टेप पीछे, इस फोल्डर में होगी जूलिया वर्कशॉप नोटबुक। ये वीक 1 है। और अगर मैं वीक 1 में, ये सब बात अब जूलिया बॉक्स वगैरह की पुरानी हो गई है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो आपको ये नोटबुक में जो है ये नजर आ रही होगी। इसमें भी आप उसी तरह से कोडिंग कोड के जरिए करते हैं, और अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो मार्क डाउन के जरिए कर रहे होते हैं। सादा जैसे कोई भी आपने सॉफ्टवेयर सीखना हो तो सबसे पहले आप देखते हैं कि उसमें ऑपरेशंस कैसे होते हैं, नंबर्स के वहीं से शुरू करना होता है। क्योंकि आप बेसिक स्टेप से चल रहे होते हैं। तो इसके आप अगर आप ऑपरेशंस देखें तो ये कुछ इस तरह से इसके ऑपरेशंस होते हैं। बिल्कुल पाइथन की तरह है या मैटलैब की तरह है। यहाँ डिविजन्स फॉर एग्जांपल कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है, जैसे मैटलैब में राइट डिवीजन भी होता है, लेफ्ट डिवीजन भी होता है।
यहाँ पर उस तरह से सिर्फ राइट डिवीजन है। और पाइथन में आपको पता है कि डबल अगर आप फॉरवर्ड स्लैशेस लगाएं तो फिर आपको फ्लोर डिवीजन वगैरह पता चल रही होती है या इंटीजर डिवीजन पता चल रही होती है, सो ऑन। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये फर्क आता है, अदरवाइज ऑपरेशंस इसके सेम ही रहते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को आप अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं। मैटलैब, आई एम सॉरी, पाइथन में आपके पास है, हर चीज को आपको प्रिंट करना पड़ता है। यहाँ पर प्रिंट लिन भी होता है, यानी PRINTLN, प्रिंट लिन ये कमांड होती है, और प्रिंट की भी कमांड होती है। तो ये आपको आंसर यहाँ पर शिफ्ट एंटर से ही रन होगा, तो ये आपको आंसर मिल जाते हैं। यानी ये आंसर के लिए नहीं होती कमांड, ये प्रिंट करने के लिए होती है कि वेरिएबल्स को आपने प्रिंट करना है जूलिया में। सारे ऑपरेशंस ये ऊपर लिखे हुए हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक होता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल डिवाइड करने के लिए, जैसा कि ये इनपुट नंबर 8 में लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 लिखना हो तो यहाँ पावर ही लिखा जाता है। लेकिन आपको पता है कि पाइथन में ये डबल स्टैरिक लिखा जाता है, और मैटलैब में भी इसी तरह। तो मैटलैब और पाइथन में थोड़ी सिमिलरिटीज हैं हमारे पास। इसी तरह से अगर आपने ये लिखा हुआ है 3 - 2/4 निकालना चाहते हैं तो वो भी आपको आंसर इसी तरह से मिल जाएगा, सो ऑन। तो ये तो आप इसी तरह कोई भी लैंग्वेज सीखती हैं तो यही बेसिक से ही शुरू करते हैं। ये सारी एग्जांपल यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, फिर लॉजिकल एक्सप्रेशंस की बात कर लेते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं? आप पाइथन पे काम कर रहे हैं, मैटलैब में आपको पता है कि वो ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट जो हैं उनको हम आमतौर पे वो जिस तरीके से आती हैं उनको हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स अगर आपको नज़र आएगा तो वो टी स्मॉल होगा, फॉल्स का एफ भी स्मॉल होगा। आपको पाइथन में पता है कि ये कैपिटल होते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, एंड है, और वगैरह यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए कि ट्रू एक चीज़ है और नॉट शुरू में लगा दिया जाए तो वो ट्रू जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ये रन हो गया है, मैंने ये पहले भी रन किया हुआ है। तो अगर फॉल्स को नॉट करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा हमारे पास। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि आप कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह से ट्रू एंड ट्रू अगर होगा तो दोनों आपको पता है ट्रू हो तो ट्रू होते हैं, अगर एक फॉल्स हो तो वो फिर फॉल्स हो जाता है। तो इसको रन करेंगे तो इसमें जो है हमारे पास ये ट्रू एंड फॉल्स ये हो जाएगा, और ट्रू एंड फॉल्स इसी तरह से फॉल्स हमारे पास आ जाएगा। फिर अगर आपने और लगाना है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो वो ट्रू होती है। तो ट्रू और ट्रू ये हमारे पास ट्रू होगा, अगर एक फॉल्स होगा तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। और ट्रू फॉल्स में हमारे पास कोई एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है। तो यहाँ और आप देख रहे हैं कि दो वर्टिकल लाइंस आपने लगानी होती हैं। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसके होते हैं। इसी तरह से जब जाहिर बात है जब आप शुरू करते हैं तो इन्हीं नंबर से शुरू करते हैं, बेसिक से। तो 1 <22 विच इज ट्रू, तो इसको एंटर कर रहे हैं, मैं शिफ्ट एंटर से इसे रन कर रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा। -10 <3 तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर 4 - 2 = 2, 2 = 2, तो इक्वल के लिए डबल ऑपरेटर हमारे पास, डबल इक्वल का साइन है। इसी तरह आप देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को आपने देखना होता है। जो ऑपरेशंस होते हैं उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पहले आता है, फिर लॉजिकल एक्सप्रेशंस का बाद में आता है। उसमें एक ऑर्डर होता है वो आपने देखना होता है, तो वो सब भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये हमारे पास है लॉजिकल एक्सप्रेशंस। आगे चलते हैं।
आपने कुछ माइनर एडजस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि देखें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं ना, तो इसकी कमांड भी मुख्तलिफ होंगी। टाइप अगर आपने मिसाल के तौर पे पाइथन में देखना होता था तो वो टाइप सिर्फ लिखते थे, और पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है वो आप लिख रहे होते थे। यहाँ पर टाइप ऑफ करते हैं, यहाँ टाइप नहीं करते, टाइप ऑफ करते हैं। और भी कुछ एडजस्टमेंट आपको करना होती हैं। मिसाल के तौर पे ये आपने एक कैलकुलेशन की, आप देखना चाहते हैं कि टाइप ऑफ वन, वन किस टाइप की है, तो वो कह रहा है कि इंटीजर है, वन जो है ये इंटीजर है और ये 64 बिट में लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद जो आंसर आता है वो भी इंट 64 है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने टाइप ऑफ जो है ये लिखना होगा टाइप फाइंड करने के लिए। फिर इसी तरह से टाइप ऑफ हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, ये जो है आपके पास एक स्ट्रिंग होगी डबल इन्वर्टेड कॉमा में। और इसी तरह से अगर आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह लिखना है, ग्रीक लेटर्स लिखे हैं आपने, आई एम सॉरी, स्ट्रिंग में, तो ये भी स्ट्रिंग है। एच जो है ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है, लेकिन जब आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो दैट विल बिकम ए करेक्टर, तो उसको वो करेक्टर शो कर रहा है। अगर आप किसी इंटीजर के साथ पॉइंट लगा देंगे तो दैट विल बी फ्लोट, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन आ जाएगा उसमें। और 64 का मतलब है कि 64 बिट ये बन रहा होगा। ओके, तो टाइप ऑफ से आपने अपने जो भी डाटा टाइप है उसको आपने देखना है। ओके, बुलियन जैसे ट्रू है, इसका अगर आपने टाइप ऑफ देखना है तो ये बुलियन टाइप होता है। अगर आपने मिसाल के तौर पे टू, ये हमने पहले भी कर लिया, सो ऑन, ये सब चीजें हमने कर ली हैं। ओके, ये सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, आप कहेंगे तो मैं आपसे ये शेयर कर दूंगा सारी वर्कबुक। ये बेसिकली कोर्स सीरा में एक कोर्स पड़ा हुआ है, उसकी ये वर्कबुक, उसकी नोटबुक्स ये है, क्योंकि वो कोर्स मैंने किया था बहुत पहले, 3-4 साल पहले, तो उस वक्त से ये जो है मेरे साथ हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 2019 में ये बनाई गई थी। ओके, तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं अरे, कैसे अरे की थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे, जैसे ये कमांड आप फर्स्ट टाइम देखें, पाइथन में देखें या यहाँ देखें, तो थोड़ा सा मुश्किल डेफिनेटली होती है, लेकिन आप डिग इन अगर करते तो वो ये कह रहा है कि एक अरे बनाएं जिसके एलिमेंट्स इंटीजर हों, 64 बिट हो, और उसके 3 एलिमेंट्स हों, और अनडिफाइंड का मतलब है कि उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन वो एम्प्टी नहीं देगा, वो आपको एम्प्टी नहीं देगा, वो बेसिकली आपको फिल्ड करके 3 एलिमेंट्स दे देगा। ऐसी आप बनाते नहीं है कोई भी अरे जो इस किस्म की हो, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं, तो अरे जो है वो हमारे पास इस तरह से लिखी जाती है। आगे हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस वगैरह। इसी तरह से ग्रीटिंग, असाइनमेंट आप दे रहे हैं, यहाँ आप असाइनमेंट सीख रहे हैं कि आप असाइन कैसे करते हैं किसी वेरिएबल को। अगर आपके पास स्ट्रिंग है, मिसाल के तौर पे ये है, इसको मैं रन करूँ शिफ्ट एंटर से, कि जब स्टैटिक होता है तो वो रन हो रहा होता है। इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट एल एन की कमांड होती है, ये हमारे पास जो है आ जाएगा, वेरिएबल असाइन कर दिया। सबसे जो सरप्राइजिंग चीज मुझे जो लगती है इसमें, या लोगों को भी लगती है, कि आप इसका जो वेरिएबल असाइन करना होता है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो आप, ये अब चाइनीज लेटर मेरा ख्याल है लिखे हुए हैं, चाइनीज लेटर से भी आप वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। कोई अगर चाइनीज है, उसका कोई करेक्टर वो रखना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं इसमें। दैट इज वेरी मच सरप्राइजिंग। मैं यहाँ पर जो मैंने ओपन की है, ये अलग से मैंने शुरू में ओपन की थी। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले कहा था कि आप x 1 अगर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास ये होता है 4, शिफ्ट एंटर करेंगे,
टैब मैंने नहीं लगाया, टैब लगाएंगे तो ये टैब लगाया तो अब ये x1 बन गया है। ये आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से लेट मी चेक के अल्फा, आप देख रहे हैं अगर आपकी कैलकुलेशन में अल्फा बीटा वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये मैंने अल्फा कह दिया कि अल्फा इज 0.4। जब आप मैटलैब में इसे लिखते थे तो आप इसे लिखते थे अल्फा इज इक्वल टू 0.4, ऐसे लिखना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। इसी तरह से अगर आप कोई ग्रीक लेटर बीटा लिखना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका होगा, मैं पहले बैक स्लैश लगाऊंगा, फिर बीटा लिखूंगा, और फिर मैं इसके बाद टैब, आपका जो कीबोर्ड का टैब है वो प्रेस करूंगा तो वो बीटा बन जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू 0.9। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा, फिर टैब लगाएंगे, कॉमा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ आ जाए, मुझे टैब लगाना है, इज इक्वल टू 0.9 कॉमा 0.4, जो भी वैल्यूज हैं वो आप इस तरह से असाइन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं वेरी सरप्राइजिंग कि इसमें आप जो वेरिएबल्स हैं उनको ग्रीक लेटर को एज इट इज लिख सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ से ये बात चली थी। चाइनीज में भी आपके पास आ सकते हैं जो लेटर असाइन कर सकते हैं, सो ऑन। ये सारी डिटेल है इसकी। अरे को आप इंटीजर भी रख सकते हैं, अनडिफाइन हो, 2 रोज हो, 3 कॉलम्स हो। जब आप इसकी डिटेल देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने असिस्टेंस लेनी होगी चैट जीपीटी वगैरह से। आप ये मिसाल के तौर पे, मुझे आपको ये समझ नहीं आ रहा या मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं इसे करूँगा कॉपी चैट जीपीटी में, इसको कॉपी करके चैट जीपीटी में लिखूंगा और इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा एक्सप्लेन जूलिया कोड, तो मुझे सारा एक्सप्लेन करके दे देगा। ठीक है, अगर आप इस लैंग्वेज में नए हैं तो आप इसे कॉपी करेंगे, कोई भी कमांड हो, पाइथन की भी कमांड हो, इन्वर्टेड कॉमा में शुरू में आप लिखेंगे एक्सप्लेन पाइथन कोड या एक्सप्लेन पाइथन, जो भी लाइन है या पूरा कोड है वो आप इन्वर्टेड सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और उसके बाद कोड ये सामने रखेंगे तो वो आपको सारी एक्सप्लेनेशन करके दे देगा। आप आजमाइएगा इसको, आपको जो है बड़ा फायदा होगा इसका। ओके, तो यहाँ पर अब ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि एक अरे बनाए जिसमें इंटीजर टाइप हो, अनडिफाइंड नंबर हो, 2 रोज हो, 3 कॉलम्स हो, तो वो इस तरह से आपको बना देगा और इसकी टाइप जो है वो लिख लेगा। इसी तरह से ये जो अब ये फंक्शन बन चुका है, इस पे अभी हम बात करते हैं। ये फंक्शन है, इसकी जो इंडेक्सिंग है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैटलैब की इंडेक्सिंग यानी उसका एड्रेस जो है एलिमेंट का वो शुरू होता है 1 से। पाइथन पे जब हम गए उसका इंडेक्सिंग होती है 0 से। अब जूलिया की जो इंडेक्सिंग है ये 1 से होती है, ये 0 से नहीं होती है। तो अगर आप 2-3 लैंग्वेजेस सीखते हैं तो आपको फर्क नजर आ जाएगा, या अदरवाइज आपको ये जहन में रखना होगा कि आपने इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू करनी है। तो ये मिसाल के तौर पे बता रहा है कि 2,1 यानी कि सेकेंड रो और 1 कॉलम वहां से एलिमेंट निकाल के दे दे, सो ऑन। फिर वो कह रहा है कि आप असाइन कर दें, यानी कि ये कोई हमारे पास शुरू में हमने डिफाइन किया था 1,1 करें, इसको अगर रन करें तो वो, क्योंकि मैंने ऊपर रन नहीं किया हुआ ना इसलिए वो यहाँ पर भी रन नहीं हो रहा, सो ऑन। लेकिन यहाँ इस पे अभी हम बात करते हैं कि ये असाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो असाइन करना होता है, आपने इंडेक्सिंग 1 से तो शुरू होती है, लेकिन आप कॉल कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए से, स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए से एड्रेस पे जा रहे होते हैं। ठीक हो गया, ओके, आगे चलते हैं। यहाँ फंक्शंस 1 में तो शायद कुछ ऐसी चीज नहीं पड़ी जो कि मैं आपसे शेयर कर सकूं। यहाँ मेरा ख्याल है सिर्फ इसने फंक्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे ये हमारे पास फंक्शंस, प्रिंटलिन एक फंक्शन है जो ग्रीटिंग को जो है हमें दिखाएगा। अच्छा, जैसे आपको याद होगा कि जब आप पाइथन पे काम कर रहे थे
तो कॉज और साइन के लिए पहले आपको नम पाई जो है इंपोर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। कॉज 0.2 निकालना है, लॉग 10 निकालना है, तो कोई इशू नहीं है, आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता पैकेज। मैं आप बाद में बात करूंगा कि इसका इंपोर्ट ज़रा मुख्तलिफ होता है। यहाँ इंपोर्ट उसे नहीं कहते, वो कुछ और कहते हैं, पी के जी के जरिए से आप उसे कर रहे होते। तो मिसाल के तौर पे मुझे कॉस चाहिए 0.5, शिफ्ट एंटर, तो ये आंसर दे देगा। अगर आपने पाइथन में इसे करना था तो ये कुछ ऐसे करते, इंपोर्ट नम पाई एज एन पी। मैं क्योंकि रन तो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज जूलिया इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो, अगर आपने कॉज निकालना होता तो एन पी डॉट कॉज आपको लगाना पड़ता था। यहाँ पर जूलिया में ऐसा नहीं है, यानी कि मैट लैब और जो आपका जूलिया है दैट लुक्स सिमिलर इन कमांड, इन इन्वायरमेंट, इनका इन्वायरमेंट जो है वो एक जैसा है। ओके, तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि असाइनमेंट तो ये आपने पाइथन में भी सीखा था कि एक ही लाइन में आप कॉमा लगा के वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, उनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। मैट लैब में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और ये सारी वैल्यूज हैं सो ऑन, तो आप इस तरह कर सकते हैं। कोई अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगाइए और उसके बाद कॉज लिखें, तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन आजकल देखें हर चीज़ मौजूद है, चैट जीपीटी है, बिंग है, फिर जेमिनाई है, ये तीन जो है हमारे पास एआई असिस्टेड हेल्प मौजूद है, हमें वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि हाउ टू राइट फ्लोर इन जूलिया, ये आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, आपको आंसर मिल जाएगा। ये बिल्ट इन फंक्शन है, एक्स ई एक्स पी है, लॉग है, लॉग 10 है, कॉस साइन सो ऑन वगैरह, सीलिंग, रिमाइंडर, राउंड, सारा कुछ इसमें है। ओके, और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। अब आगे चलते फंक्शंस 2 इस नोटबुक में। तो एक मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, मैं टाइप उस तरह से नहीं कर रहा हूँ जैसे मैंने पाइथन में टाइप किया था, सिर्फ फ़र्क बताने के लिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे जो अमेजिंग चीज़ है, इसमें कई अमेजिंग चीज़ें हैं, लेकिन एक अमेजिंग चीज़ ये भी है कि आपने जब फंक्शन डिफाइन करना होता है तो वो मैथमेटिक्स की तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है, माई फंक्शन, और इसके आर्गुमेंट में फर्स्ट STVAR ये लिखा हुआ है, 20 स्टैरिक एफ एफ फर्स्ट जो भी है, ये वेरिएबल मुश्किल से इसने नाम रखा है, ये रखा हुआ है। इसको मैं रन करूंगा, ये रन हो गया। इसका जब आंसर आएगा तो वो बता रहा है माई फंक्शन जेनेरिक फंक्शन है विद वन मेथड, यानी आपने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। इसमें सिंपल वर्ड ये है कि ये डिफाइन आपने कर दिया है, सिंपल अल्फाज में ये चीज़ है। अब मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन में 33.22 जो भी वैल्यूज हैं ये मैं पुट करूं, और ये 20 से मल्टीप्लाई हो, तो आप इसे, आप देखेंगे ये 20 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर आ गया है। यानी फंक्शन लिखना बहुत ही आसान हो गया। मिसाल के तौर पे आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये बेसिकली डिफाइन हो गया है जूलिया में, आपको फंक्शन उस तरह से लिखना नहीं पड़ता। मैटलैब में अगर मैंने लिखना होता तो मैं कुछ ऐसे लिखता, एट द रेट ऑफ एक्स साइन एक्स वगैरह, ऐसे मैं लिखता इसको। अगर मैंने इसको पाइथन में लिखना था तो मैं ऐसे लिखता, लैम्डा एक्स, कुछ ऐसे मैं लिख रहा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने तो बिल्कुल ही मुश्किल हल कर दी। इन्होंने ये कहा कि आप एफ एक्स लिखें, एफ जैसे फंक्शन लिखते हैं उसी तरह से इसे लिखें, और फिर आप क्या करें, इस फंक्शन में मुझे पाई बाई 2 चाहिए मिसाल के तौर पे, मैं देखता हूँ कि हमारे पास, तो ये हमारे पास पाई बाई 2 आ जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, तो यहाँ पर ये शो किया गया है कि आपके पास जो है माई फंक्शन इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर एड एक्स टू वाई, एक्स कॉमा वाई, दो वेरिएबल का भी फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है। यानी मैं अपनी उस एग्जांपल पे जाऊं जहां मैं काम कर रहा था अभी, ये वाली अनटाइटल वाली,
मिसाल के तौर पे आप दो वेरिएबल का फंक्शन भी लिखना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स में आप इस तरह से लिखते हैं x प्लस वाई, शिफ्ट एंटर, तो ये दो मेथड का दो वेरिएबल आ जाएंगे इसमें जेनेरिक फंक्शन। अगर आप चाहते हैं f2,3 2,4 निकालें तो ये आसानी से निकल सकता है। ये बड़ी सरप्राइजिंग सी एक चीज है इसमें। एक फॉर लूप यानी फॉर एंड है, और एक दूसरा जो है हमारे पास ये फंक्शन वाली जो चीज है कि आप फंक्शन के लिखने के लिए आपको कोई ज्यादा चीजें नहीं लिखनी पड़ती। इसको मुझे अगर मैटलैब में लिखना होता तो मैं ऐसे लिख रहा होता @ऑफ x कॉमा वाई, और फिर मैं उसके बाद लिख रहा होता x प्लस वाई। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो यहाँ रन नहीं करेगा इसलिए वो उसने रेड किया हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास x प्लस वाई ऐसे लिखना पड़ता, फिर मुझे बताना पड़ता है स्टूडेंट को @ का ये मतलब है, फंक्शन हैंडल है, सो ऑन। लेकिन जब मैं इसको इसमें लिखता हूँ जूलिया में, तो मुझे बताना नहीं पड़ता, वो नेचुरल आ रहा होता है। मैथमेटिक्स में जैसे आप फंक्शन लिखते हैं वैसे ही आप यहाँ पर लिख रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे एड x एंड y ये वेरिएबल है, ये आपने एक फंक्शन लिख लिया जो कि दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और एड xy 33 और कॉमा -2.2 जब आप फाइंड करेंगे आपको मिल जाएगा। मल्टी लाइन फंक्शन भी आप लिख सकते हैं। ये मल्टी लाइन फंक्शन है जो आपने सीखा था पाइथन में, वो डेफ के नाम से होता है, DEF, डेफ, डेफिनेशन, वो फंक्शन होता है। यहाँ पर फंक्शन ही होता है, यानी कि जो मैटलैब यूजर्स हैं उनको शायद कुछ ज्यादा इसमें फर्क नजर ना आए। मैटलैब यूजर्स अगर आप हैं और पाइथन में स्विच कर रहे हैं, देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस। Here in Julia, we don't have a significant difference between Julia and MATLAB. तो फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन खुद से आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी डिफाइन आप कर सकते हैं। फंक्शन लिखें, उस फंक्शन का एक एंड होता है, फंक्शन का नाम लिखें और फिर आप उसका आर्गुमेंट्स 3 दे दें, और ये सो ऑन, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर आप इसे इवेल्युएट कर दें। मैं इसे रन कर लेता हूँ, इसे भी रन कर लेता हूँ, शिफ्ट एंटर, तो ये 38 इसका आंसर आ जाएगा। सो ऑन, ये भी एक एग्जांपल दी हुई है, और अच्छी बात यह है कि इसमें आप इनपुट में अगर आप कोई स्ट्रिंग और वो भी इंटीजर भी देना चाहें वो भी दे सकते हैं। फिर देखिए कॉस का फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, माई कॉस लिखना है, आप लेफ्ट साइड पे कुछ भी लिख सकते हैं, FX लिख सकते हैं, माई कॉस, माई साइन वगैरह जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये वैल्यू आप निकालिए। फिर माई कॉस फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास होती हैं या कुछ रेशियोज होती हैं, वो आप निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर हमारे पास है। फिर माई कॉस आप कहते हैं कि फंक्शन ये थीटा का हो लेकिन इसमें फ्लोट आए और 64 बिट ये यूज करे, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। ये आप जब थोड़ा सा डिग इन करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि माई कॉस सिंपल से शुरू किया, उसके बाद थीटा लगाया, और थीटा के बाद ये आपने 2 दफा कॉलन लगाया, और फिर उसके बाद आप बताना चाहते हैं कि ये थीटा क्या हो, फ्लोट हो 64, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास था नोटबुक्स, कुछ हमने बात की वेरिएबल्स की, फंक्शंस की, फंक्शन लिखने की। आपको थोड़ा सा फर्क यहाँ पर महसूस हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू सम अदर स्टफ। यहाँ पर जाएंगे, वीक 2 पे जाएंगे। अच्छा, इसने ये जो है काफ़ी चीज़ें सॉल्व की हुई हैं, इन नोटबुक्स में सॉल्व की हुई हैं। मैं यहाँ पर फॉर लूप पे मैं जाना चाह रहा हूँ, जरा फॉर लूप को देख लेते हैं। ओके, नहीं इसको हम रहने देते हैं क्योंकि ये इबोला का प्रॉब्लम इसने सॉल्व किया हुआ है, उसके लिए हमें कुछ बैकग्राउंड चाहिए। मैं वीक 3 पे जाऊंगा। SIR मॉडल है,
जैसे ये आपके पास SIR मॉडल है, जो मैथमेटिक्स जानते हैं, दोस्त हु नो द SIR मॉडल और मैथमेटिक्स, दे नो दैट देयर इज एन SIR मॉडल। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो लोग कोविड पे सोल्यूशन इसके निकाल रहे थे। तो SIR मॉडल की जो हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस लगाने के बाद फॉर्म आती है, वो हमारे पास ये आती है SIR की इक्वेशंस। तो अब आप इसको जूलिया कोड में लिखना चाहते हैं, तो पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए कि फंक्शन ऐसे लिखा जाता है। आप इसे रन कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 42। ये समझाने के लिए था। फिर को देखते हैं, ये इसने फंक्शन डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद इसने यहाँ पर मैट्रिक्स वगैरह डिफाइन कर दिए। ये सारा हमने इस पे बात कर लिया। अब ये पूरा कोड यूज कर रहा है, तो लैम्डा और जो भी वेरिएबल असाइन कर रहा है और पैरामीटर डिफाइन कर रहा है। अभी मैं इस पे बात करता हूँ, ये यहाँ पर वेक्टर वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ वेक्टर कैसे लिखा जाता है और पाइथन में कैसे मुख्तलिफ तरीके से लिखा जा रहा था। और फिर इसने लूप स्ट्रक्चर वगैरह इस पे अप्लाई कर दिया है। ये फाइनल टाइम रखा, स्टेप्स रखे, राउंड की कमांड यूज की, टी फाइनल ओवर dt और इंटीजर 64 बनना चाहिए, सो ऑन अरे। ये कमांड सारी लाइन बाय लाइन आप अंडरस्टैंड करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कमांड जैसे मैंने आपको बताया, कोई कमांड नहीं समझ आ रही, आप उसको जो है यहाँ से कॉपी करें और चैट GPT को यूज करें एज अ डूइंग अ स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क हम इसे कहते हैं। और ठीक है, तो ये जो है मैं यहाँ सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जो SIR मॉडल है वो यहाँ पर रन हो जाता है। फिर आप इसको प्लॉट कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, यूजिंग प्लॉट्स लिखा हुआ है, क्योंकि इसके जो जिस तरह से पैकेजेस होते हैं पाइथन में, उसके आप इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज को, यहाँ पर भी इसी तरह से पैकेजेस होते हैं। पहले वो पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं, फिर उसमें से जब आप वहाँ चले जाते हैं तो प्लॉट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पैकेज है, ये रन हो गया है, सो ऑन। तो ये हमें सोल्यूशन तीनों मिल गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये हमारे पास कुछ और सोल्यूशन मिल गया। ये SIR का सोल्यूशन आपको आसानी से मिल गया है। इसके कंपोनेंट आप देखेंगे, मैं अगर नोटबुक शेयर कर दूंगा तो आप खुद रन करके हर कमांड पे जाके आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आखिर में हम चलते हैं वीक 4 पे। यहाँ पर कुछ हम कलेक्शंस की बात कर लेते हैं। पहले हम कलेक्शंस की बात करते हैं। कलेक्शंस में क्या कुछ आ जाता है? कलेक्शंस में आ जाता है, अरेज आ जाती हैं, टपल्स आ जाते हैं और डिक्शनरी आ जाती है आपकी। इसको हम जूलिया प्रोग्रामिंग में कलेक्शंस कहते हैं। सबसे पहले अगर आप अरे की बात करें, तो ये जो अरे लिखी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हैं, जब आप ये पाइथन में पढ़ते तो यहाँ पर ये जो अरे 1 डिफाइन की गई है पाइथन में, तो ये हमारे पास लिस्ट कहलाएगी, लेकिन यहाँ पर ये कॉलम वेक्टर कहलाएगा। अगर मैं इसे रन करूं तो ये रन हो गया है। 1 2 3 आप देख रहे हैं कॉलम में आपके पास आ रहा है। अगर आप इसका टाइप देखना चाहते हैं कि ये क्या टाइप बनी है, टाइप ऑफ, तो इसको मैं यहाँ अगर मैं रन करूं तो आप देख रहे हैं वो ये बता रहा है कि ये वेक्टर है, जो कि करली ब्रेसेस में इसके बारे में बताया गया है कि इसके एलिमेंट जो है इंटीजर है, 64 है। आप इस चीज से परेशान अगर होते हैं कि ये इंटीजर 64 क्यों लिखा हुआ आता है और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए जानना। देखिए, जो एफिशिएंट सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो हमेशा इस चीज का ख्याल करते हैं कि नंबर जो है आपका
कोई स्ट्रिंग तो नहीं है, कोई आपके पास स्ट्रिंग को तो चलो हम साइड पे रख लेते हैं कि इंटीजर है, फ्लोट है, क्योंकि इंटीजर का सारे ऑपरेशंस वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर इंटीजर 32 है तो उसके ऑपरेशंस वो मुख्तलिफ तरीके से कर रहा होता है। तो ये इन लैंग्वेजेस में आप देखते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए होता है कि आपके पास जो वेरिएबल आया है, क्या क्या वो वेरिएबल किस टाइप का है। यहाँ पर ये इंटीजर टाइप का है और 64 बिट का है, जिसका मतलब है कि ये जो अरे 1 हमने डिफाइन की है इसके एलिमेंट्स सारे इंटीजर हैं। तो जूलिया या पाइथन होता तो वो भी इसको मुख्तलिफ तरीके से इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहा होता अकॉर्डिंगली। ओके, अब अगर आपने रो वेक्टर लिखना है तो आपने सिर्फ कॉमा हटाना होगा। आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, कॉमा हटा देंगे तो वो रो वेक्टर बन जाएगा। और ये बिल्कुल ही नई चीज है। आपको पता है कि मैट लैब में अगर मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए, अगर मैट लैब में मुझे लिखना होता एक वेक्टर तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा होता 1 4 5, ये भी वेक्टर होता है, कॉमा भी, रो वेक्टर की बात कर रहा हूँ, रो वेक्टर होता है। लेकिन मुझे कॉलम लिखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करने पड़ते हैं। मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ तो ये कॉलम जो है ये बन जाता है हमारे पास के। यहाँ पर सरप्राइजिंगली ये जो जूलिया है, जूलिया में हमारे पास कॉमा हटाने से वो रो वेक्टर बन जाता है। तो ऑन, फिर लीनियर अलजेब्रा के बिल्ट इन फंक्शन हैं, वो हर जगह होते हैं, पाइथन में भी हैं, मैटलैब में भी हैं और जूलिया में भी है। आप अरे 1 का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो आप इसे अरे 1 जो है आपके पास कॉलम था तो आप उसका ट्रांसपोज लेके उसे रो वेक्टर बनाना चाहते हैं। देखें, इसके साथ ही आपको शुरू में कुछ इंफॉर्मेशन भी नजर आ रही है। इस इंफॉर्मेशन से तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या इंफॉर्मेशन है, सिर्फ ये बता रहा होता है कि ये क्या डाटा है। 1 रो है, 3 कॉलम है, ट्रांसपोज लिया गया है, वेक्टर बन रहा है, इंटीजर है, 64 है, सो ऑन। बाकी ये बैकग्राउंड में कोई चीजें हैं, इंटीजर 64 वगैरह, सो ऑन। तो ये आपको सिर्फ वेक्टर नजर नहीं आएगा, उसके साथ उसका कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नजर आ रही होगी। तो आप जैसे जैसे काम करते हैं तो इन चीजों से भी आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह अरे 2 अगर आपने डिफाइन करनी है और ये हमारे पास कॉलम होगा तो एक अगर डाटा टाइप आप सिर्फ पॉइंट लगा दें तो वो हमारे पास फ्लोट बन जाता है। इसको अगर आप रन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 और 3, और अरे 2। अच्छा, ये बात हमें समझ आ गई है। 3 एलिमेंट वेक्टर है और इसमें फ्लोटिंग 64 यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन रो वेक्टर के मैं एलिमेंट को, रो वेक्टर के जो एलिमेंट हैं, उसके मेंबर्स को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, तो जिस रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहां पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट से करना होगा। मैट लैब में आपको पता है, मैट लैब में इसका तरीका होता है, कोई भी एक्स की वैल्यूज है वो आप पैरेंथेसिस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास पाइथन में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं और जूलिया में भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आपने मैट्रिक्स लिखना है तो देखिए, मैट्रिक्स लिखना यहाँ बहुत ही आसान है। अगर आप पाइथन में ये मैट्रिक्स लिखते तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा ख्याल np डॉट अरे वगैरह आपको लिखना पड़ता। तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया है। कुछ उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है कि 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स हमारे पास है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर हैं और 64 बिट के ये इंटीजर हमारे पास पड़े हुए हैं। अरे 3 है। इसी तरह अगर आप अरे 4 डिफाइन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इसमें यानी इनपुट 7 में
और इनपुट 8 में जो एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि अरे 3 में 1 2 3 यानी कि जो पहला एलिमेंट है, जो कि एक हमारे पास 1 2 3 एक कॉलम है, ये 1 2 3 कॉलम में चला जाएगा। 4 5 6 ये मैट्रिक्स का या अरे का दूसरा कॉलम बन जाएगा और 7 8 9 ये इस मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि 1 2 3 पहली रो बने तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर आपने सेमीकोलन लगाना है, 4 5 6 फिर आपने सेमीकोलन लगाना है और इस तरह से आपके पास वही मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट पहली रो बन जाएगा, दूसरा एलिमेंट यानी दूसरी रो 4 5 6 दूसरी रो मैट्रिक्स की बन जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, इसके बाद अगर आप लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो आप जाहिर बात है फ्यूचर में डाटा बहुत बड़ा हो जाता है, आप लेंथ फाइंड करने के लिए जो कमांड होती है वो लेंथ फंक्शन आप यूज कर रहे होते हैं। लेंथ फंक्शन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये बैकग्राउंड में लेंथ की डेफिनेशन जूलिया वालों ने भी डिफाइन की होती है, पाइथन ने भी और मैटलैब में भी। तो लेंथ की कमांड यहाँ पर तो लेंथ LENGTH होता है, पाइथन में आपको पता है कि LEN होता है और यहाँ पर ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी, जिसका मतलब है कि ये 9 हमारे पास है, 9 एलिमेंट्स हैं इसमें। इसी तरह अरे 4 की आप लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, साथ ही साथ फॉर ए फॉर वाइल का आपको आइडिया है, तो फॉर लूप अगर आपने अप्लाई करना है तो हर फॉर का एक एंड होगा, सिमिलर टू मैटलैब यूजर्स। एंड आई सिर्फ फर्क यहाँ पर आता है, मैटलैब तो इसको लिखता है आई इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर वो पाइथन वाली ही चीज यूज कर रहा होता है, कीवर्ड इसका इन होता है। फॉर आई इन 1 टू 1 से शुरू करना है आपने कॉलन ऑपरेटर, और अरे 3 की जितनी लेंथ है जो कि 9 थी इसको रन करें, फॉर आई इज 1 टू 9 हमारे पास आ जाएगा। प्रिंट लेन एलिमेंट, अब यहाँ पर अगर आप प्रिंट लेन आप यूज करते हैं इसका मतलब है कि वो रिजल्ट को प्रिंट करवाना चाहता है, और इसमें आप लिखना चाहते हैं कि एलिमेंट, और यहाँ पर आपको याद होगा कि पाइथन में आप करली ब्रेसेस लगाते थे, यहाँ पर ये सिंबल आप लगाते हैं और फिर आई लिखते हैं इज अरे 3 का जो पहला एलिमेंट है वो आपको दे दे। इसको अगर आप रन करें तो वो बता रहा है कि अरे 3 का 1 जो है इज 1, अरे एलिमेंट 2 इज 2, एलिमेंट 3 इज 3, सो ऑन। तो ये फॉर लूप आपने सीखा कि फॉर लूप कैसे लगाना है। यहाँ कॉलन की जरूरत नहीं होती, यहाँ कॉलन वगैरह की जरूरत नहीं होती आपको, ये पाइथन में जरूरत होती है, यहाँ पर जरूरत नहीं होती। ओके, अगर मैं इंडेंटेशन खत्म करूं जो कि बहुत बड़ा ही इशू है उसमें, तो इसमें कोई इशू नहीं है, इंडेंटेशन इज फाइन। कोई आप मतलब इंडेंटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ये विजिबिलिटी के लिए आप इसको आगे पीछे इस तरह से मूव करवाते हैं ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। यहाँ तक आपको बात आई होप के क्लियर हो गई। हमारे पास ये फर्क है पाइथन में और जूलिया प्रोग्रामिंग में। इसी तरह से रो वाइज अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप अरे 4 के एलिमेंट को भी देख सकते हैं, वो इस तरह से आ जाएगा। अरे 4 नॉट डिफाइन का मतलब ये है कि मैंने अरे 4 को शायद रन नहीं किया हुआ, इसको मुझे अरे 4 ये एक दफ़ा रन करना पड़ेगा, फिर मैं ये जब ऐसी हमारे पास आता है तो वो डिफाइन नहीं होते हैं, और ये हम अभी आप देख रहे हैं कि ये रन हो गया है, तो ये ऊपर जो है वो रन नहीं हुआ था। ओके, बिल्ट इन कुछ कमांड्स की बात कर लेते हैं। जब इनिशियल स्टेज पे आप सीखते हैं तो काफ़ी अपने बकेट में आप काफ़ी चीज़ें रख रहे होते हैं सीखने वाली, ताकि बाद में मसला ना बने। तो ये मिसाल के तौर पे एक रिपीट की कमांड है। रिपीट ये कह रहा है कि रिपीट करे 1 2
ये क्या लिखा हुआ है, कॉलम लिखा हुआ है क्योंकि कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर। 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स 1 2 को कॉलम में अरे में आप रख दें, रिपीट करके रख दें। इसको रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 1 2 1 2 ये हमारे पास 3 टाइम्स यहाँ पर रन हो चुका है। ओके, फिर इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि रो वाइज रिपीट किया जाए तो यहाँ पर आप रिपीट लगाएंगे 1 2 और इसको आप 3 टाइम्स ये रिपीट कर देंगे। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड कमांड है रेंज की कमांड, जो कि कॉलन ऑपरेटर कहलाता है। वो हमारे पास ये है कि 1 से शुरू करें, स्टेप इसका 1 रखें और लेंथ इसकी 10 रखें, 10 एलिमेंट जनरेट करें। जब आप इसे रन करते हैं तो वो आपको नंबर नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो किसी तरह से नज़र आने के लिए, जैसे पाइथन में होता है कि रेंज जो है उसकी उसका आउटपुट आपको नज़र नहीं आता जब तक कि आप उस पर कोई फंक्शन ना अप्लाई करते हैं। तो इस केस में अगर आप देखना चाहते हैं कि 1 से 10 तक क्या है, तो आप शुरू में कोलेक्ट लगा दें। जाहिर बात है ये कमांड आपको जहन में याद तो नहीं रखनी पड़ती होती, नहीं रखनी पड़ती, आपको सिर्फ जो है इसको पता होना चाहिए। शुरू में आप इसे देख रहे होते हैं कि ये कौन सी कमांड है जो कि मुझे नंबर डिस्प्ले करवा देगी। तो आप इसे कलेक्ट अप्लाई करेंगे, शिफ्ट एंटर, तो ये हमें यहाँ पर जो है 1 से 10 तक ये हमें मिल जाएगा। तो अगर आप वो ज़्यादा लेंथी लग रहा है तो आप इसे रन करेंगे कलेक्ट 1 to 10, तो हमारे पास 10 एलिमेंट वेक्टर होगा, इंटीजर है 64 और ये 1 से 10 तक हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ इंडेक्सिंग अगर आप देखें 1 से शुरू हो रही है। अगर आपको याद हो रेंज में जो कि रेंज थी पाइथन में, अगर 10 लिखते थे तो वो 9 तक जाता था, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो वो 0 से 9 तक होता है। तो इसकी इंडेक्सिंग में भी बड़ा फर्क पड़ जाता है कि वो 1 से शुरू हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ओके, इसके बाद आप अगर एक मैट्रिक्स जनरेट करना चाहते हैं जिसमें हर एलिमेंट मिसिंग हो, अब ये नई चीज है। मिसिंग बाज औकात ऐसा होता है कि डाटा मिसिंग होता है, आपके पास एक्सेल शीट है, उसके अंदर कॉलम है या रो है, लेकिन बीच में कोई डाटा मिसिंग है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो फाइल बिल्कुल बेकार है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप एक जो है सर्वे करने गए किसी स्कूल में। जिस दिन स्कूल में गए आपने, वहां पर क्लास में स्टूडेंट थे 25, और सर्वे आपने किया टीचिंग के हवाले से। आपने एक जो है बच्चों को पढ़ाया स्कूल में, और उनके जो मैथमेटिक्स में मार्क्स आए वो आपने सारे नोट डाउन कर लिए। पढ़ाने से पहले पढ़ाने से पहले वो नोट डाउन कर ली, फिर आपने पढ़ाया। अब आपने पढ़ाने के बाद अगले दिन देखा कि वो 25 स्टूडेंट नहीं थे, वो 24 स्टूडेंट थे या 20 स्टूडेंट थे, 4 एब्सेंट थे या 5 एब्सेंट थे। अब वो जो 5 एब्सेंट हो गए उसको डाटा में आपने फिल तो करना है, तो वो मिसिंग कहलाएगा आपका। तो जूलिया में ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी कि वो उस डाटा को वो मिसिंग कंसीडर करता है। तो ये पहले हम सीखते हैं कि ये होता कैसे है। इसमें ये बता रहा है कि एक अरे बनानी है। आप चेक करें कि यहाँ ए के लिए अरे लिखने के लिए ए कैपिटल होगा, करली ब्रेसेस से शुरू करना है, फिर यूनियन, यानी कि यूनियन हो इसका मिसिंग से मिलकर बना हो और इंटीजर से मिलकर बना हो। इंटीजर यहाँ पर सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि आपका जो एलिमेंट होंगे वो सारे मिसिंग हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में आप एलिमेंट इसमें डालना चाहते हैं तो वो इंटीजर डाल सकते हैं। फिर आप मिसिंग, ये यहाँ पर करली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मिसिंग, ये मिसिंग लिखा हुआ आना चाहिए, 2 रोज हो, 3 कॉलम्स हो हमारे पास। तो ये अरे 5 आपकी बन जाएगी, सारे इसमें मिसिंग आएंगे।
तो ये हमारे पास मिसिंग आ जाएंगे। अब मैं इसे रीशेप करना चाहता हूँ, ये सिखाने के लिए है बेसिकली कि रीशेप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको रीशेप करना है कि 3 रोज बनानी है और 2 कॉलम्स आपने बनाने हैं। तो रीशेप अरे 5 3 रोज 2 कॉलम्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर आपने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, जो लोग मैट लैब में काम करते हैं उन्हें पता है कि रैंडम जनरेट करना बड़ा आसान, रैंडम नंबर जनरेट करना आसान है, यहाँ पर भी आसान है। आप रैंड की कमांड देंगे, फिर 10 से लेकर 20 तक ये वो नंबर जनरेट होने चाहिए जिसमें आपके पास 10 रोज हों, 5 कॉलम्स हों, तो ये अरे 6 आपकी बन जाएगी। इसे शिफ्ट एंटर करें। पहले कुछ और मैट्रिक्स बन रहा था 10 रोज 5 कॉलम का, क्योंकि ये रैंड जो है वो आपको हर दफा मुख्तलिफ नंबर देता है। ये एल्गोरिदम होता है जो कि हर दफा मुख्तलिफ नंबर दे रहा होता है। दोबारा इसको रन करेंगे तो और मुख्तलिफ आएगा, सो ऑन। हमारे पास फॉर ऑल रोज और कॉलम नंबर 1 है। तो ये हमारे पास सारा जो है आगे नंबर अरे 6 में से। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक अरे 6 में से रो या कॉलम को निकाला जाए तो उसके लिए आप 2 to 5 यानी रो नंबर 2 3 4 5 इसमें से कॉलम नंबर 2 को निकाल दें तो वो हमें मिल जाएगा। वो इसलिए आप मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर जो मैट्रिक्स डिफाइन किया गया ये रैंडम नंबर्स हैं, ये हर दफ़ा चेंज होते रहते हैं, तो आपको शायद आंसर वो मैच नहीं कर पाए। अगर ये होता कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स होता तो फिर आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो इसी तरह से अरे 6 यहाँ पर इनपुट नंबर 20 में आप देख रहे हैं कि रो नंबर 2 4 6 और 1 5 कॉलम आसानी से ये कर, ये मैट लैब में भी ऐसा ही होता है। और सो ऑन बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, बूलियन लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे इनपुट नंबर 25 में कि अरे 6 में से फॉर ऑल रोज कॉलम नंबर 1 को कंपेयर करें 12 के साथ। यहाँ एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ ग्रेटर देन के साथ डॉट एक लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो हर नंबर को देखना चाह रहा है यहाँ पर। तो ये इस तरह से कंपैरिजन इसका हो रहा है। और जो ग्रेटर देन 20 है उसमें जो ट्रू आ रहे हैं ये सारे ग्रेटर देन 20 है, और जो फॉल्स आ रहे हैं ये लेस देन 12, आई एम सॉरी 20 कह रहा हूँ, 12 है। इसी तरह से अरे 7 अगर आप 5 एलिमेंट बनाएं और आप चाहते हैं इसमें कुछ नई कमांड्स भी खैर ऐड हो जाती है। अरे 7 आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक कॉलम कॉलम बनेगा। आप इसमें 10 को अपेंड करना चाहते हैं, आप 10 ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पुश की कमांड है, पुश, और इसके साथ आप ये फैक्टोरियल वाला सिंबल लगाते हैं। अरे 7 में चेंज करना चाहते हैं और उसमें आप 10 ऐड करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, पुश की कमांड लगेगी और 10 आ जाएगा इसमें। ओके, इसी तरह से पॉप की कमांड है। अरे 7 में से जो आखिरी एलिमेंट आपने ऐड किया, अपेंड किया था, उसको आप पॉप आउट एक तरह से कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से आप असाइन कर सकते हैं, जिस तरह से मैट लैब में आप असाइन करते हैं वेरिएबल में, यहाँ पर आप सेकेंड अरे 7 का जो सेकेंड एलिमेंट है उसे आप 1000 रख सकते हैं।
और ये जो चेंज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ये क्योंकि अभी रन नहीं हुआ है ऊपर, पहले वो रन करना होता है, इससे ऊपर भी रन करना होगा, इससे ऊपर भी एक दफ़ा रन करना होता है, ये सब साथ साथ पहले आपको रन करने होते हैं। ये रन हो जाएगा, अब ये रन हो जाएगा, और फिर ये हमारे पास रन हो जाएगा, और ये हमारे पास अरे 7 है और अरे 8। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अरे कैसे बना सकते हैं कि 3 स्टेरिक आई फॉर आई इन 1 to 5। आप जब इसमें 3 स्टेरिक आई जो है ये मिल रहा होगा फॉर लूप से, फॉर की आई की वैल्यू है 1 से 5 तक, तो 1 और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें आंसर इस तरह से मिल रहा है। तो ये अरे 8 हमारे पास जनरेट हो जाएगी। ये बड़ा यूनिक सा तरीका है, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। मैट लैब में ऐसी यूटिलिटी नहीं होती, अलबत्ता पाइथन में इस तरह से पॉसिबल होता है। इसी तरह ये मैट्रिक्स अगर आप पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं ख़ास पैटर्न का, कि ए स्टैरिक बी, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं, और ये ए कहाँ से जनरेट होगा, इस फॉर से, और बी कहाँ से, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर बी कहाँ से जनरेट होगा 1 से 3 तक, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 4 2 3 6 सो ऑन। तो इस तरह से भी आप ये जनरेट कर सकते हैं। फिर अगर आप आगे चलें तो यहाँ पर अरे 8 डॉट प्लस लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि एलिमेंट वाइज एडिशन। तो ये चीज़ तो मैटलैब में नहीं होती है कि वो आप डॉट लगाएं, वो ऑटोमेटिकली अरे 8 के हर एलिमेंट को पहले जो है उससे ऐड कर देता है। तो ये ऐड हो जाएगा। फिर अरे 7 प्लस अरे 8, अरे 7 प्लस अरे 8, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। दोनों एडिशन हो जाएंगी, मैट्रिक्स एडिशन। फिर मिसिंग प्लस 1, ये बाजू मिसिंग देखें, मिसिंग का जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि मिसिंग होता है कि आपके पास कुछ नंबर होते हैं जो कि नहीं अवेलेबल होते, तो उसमें कुछ अगर आप नंबर ऐड करेंगे तो जाहिर बात है मिसिंग इज नॉट अ नंबर, तो मिसिंग प्लस 1 वो उसको मिसिंग ही ले रहा होगा, तो वो उस पर कैलकुलेशन वो सारी कर रहा होगा। अगर आपकी एक्सेल शीट में कोई नंबर मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, अब 1 ने 10 में ऐड होना है, 2 ने 20 में ऐड होना है, 3 ने 30 पे, और मिसिंग 40 में 5 50 इस तरह से ये आ रहा होगा, तो ये मिसिंग ही उसे लिख रहा होगा, सो ऑन। तो आई होप कि यहाँ पर आपने अरे वगैरह देख ली है, बाकी जो है वो ट्रू फॉल्स की चीज़ें हैं, बुलियन की, वो सब आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको आइडिया यहाँ पर हो गया है। जैसे वंस अगर आपने जनरेट करना है तो आप कहते हैं कि मुझे वंस चाहिए लेकिन सारे फ्लोटिंग होने चाहिए और 16 बिट वाले चाहिए, और यहाँ पर 3 रोज हों और 3 कॉलम्स हों, सारे वंस हो जाएं। तो अगर आपने इसको मेंशन करना है, यानी सारे 1 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स बनाना है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, सो ऑन। तो ये मेरा ख्याल है अब आपको कुछ आइडिया इसमें से हो गया है कि आपने कंकेटिनेशन भी कर लेते हैं, एडिशन, और आप कोई भी मैट्रिक्स से एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। ये कंकेटिनेशन वगैरह है। ओके, आगे चलते हैं, अभी टपल्स की बात करते हैं। पाइथन में भी आपने टपल्स देखे थे, और अब इस जूलिया में भी हमारे पास टपल्स हैं। इसमें जो टपल हैं वो भी उसी तरह से लिखे जाते हैं कि हमारे पास पैरेंथेसिस में और उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स इसके जो मेंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं और साथ स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो इसको रन करते हैं तो ये टपल हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके साथ ही फॉर लूप जब इस पे आप अप्लाई करें, फॉर लूप
आसान है इसमें अप्लाई करना, सिर्फ इन का इजाफा हो जाता है। फॉर आई इन 1 टू लेंथ ऑफ टपल 1, यानी ऊपर जो टपल 1 डिफाइन है उसके एलिमेंट देखना चाहते हैं और उसकी टाइप देखना चाहते हैं, तो इसे आप रन करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। फिर आप टपल्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ईच एलिमेंट, जो टपल के एलिमेंट को नेम रख सकते हैं कि ए जो है, टपल का जो पहला एलिमेंट है उसका नाम ए है, दूसरा एलिमेंट है बी है, तीसरा एलिमेंट सी है, और 7 सो ऑन। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और ये जो है इसी तरह टपल 1 अगर आप बैकवर्ड चलना चाहते हैं कि एंड, यानी टपल 1 जो ऊपर हमने डिफाइन किया है एंड से लेकर चलें, -1 उसका स्टेप स्टेप हो, यानी बैकवर्ड चलें और 1 तक लेकर जाएं, तो एंड का मतलब होता है कि आखिरी, फिर उसके बाद सो ऑन, तो ये रिवर्स ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। तो ये टपल जो है आ जाएगा। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टपल है यहाँ पर टपल 2 के नाम से। टपल 2 में इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, फिर है 1 2, और तीसरा जो है वो भी टपल ही है, यानी टपल के अंदर ही टपल है। तो इसे जब आप रन करते हैं तो वो ऐसे होगा। इस टपल 2 का फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है 301, और फिर आपने अगर इस 100 को निकालना हो, इस 100 को एक्सट्रैक्ट करना हो टपल 2 से, तो ये किस जगह पे पड़ा हुआ है? इसकी इंडेक्सिंग जैसे आपने जेन में रखनी है, इसकी इंडेक्सिंग होती है 1, इंडेक्सिंग इज 1 2 3 और 4, यानी कि फोर्थ टपल का फोर्थ एलिमेंट टपल ही है। इसमें आपको 100 चाहिए, और 100 कहाँ पड़ा हुआ है? 1 और 2 में, यानी 4 2 आप लिखेंगे तो आपको ये 100 मिल जाएगा। तो इसको मजीद आप जो है टपल्स को देख सकते हैं बुक्स में, या ऑनलाइन को फर्दर देख सकते हैं, इसकी फर्दर यूटिलिटीज। अब आ जाता है जी डिक्शनरीज। डिक्शनरीज यहाँ लिखने का ज़रा मुख्तलिफ तरीका है। डिक्शनरीज आपको पता है कि पाइथन में जब आप लिखते थे तो करली ब्रेसेस में लिखते थे, उसकी की होती थी और वैल्यू होती थी। यहाँ पर भी डिक्शनरी का मीनिंग यही है कि की है और वैल्यू, की वैल्यू पेयर होता है ये। लेकिन वो जो डिक्शनरी बनाने का तरीका है वो ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ पर अब जैसे सुमरना अभी आप बात कर रही थी कि ये जो कमांड है इस केस में, ये हमारे पास डी कैपिटल यहाँ पर आ रहा होगा। तो ये मिक्स ही है, कोई ऐसा नहीं है कि सारी कमांड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स के साथ हों और बाज कमांड सारी कैपिटल के साथ हों, सो ऑन, मिक्स यहाँ पर कमांड्स हैं। तो अगर आपने डिक्शनरी जनरेट करनी है तो यहाँ पर डिक्शनरी जनरेट करने के लिए आप पहले ये DICT की कमांड लगाएंगे, फिर इसके बाद आप 1, और यहाँ पर अप्रोचेस टू की कमांड लगाएंगे 77, और 2 जो है अप्रोचेस टू, इस तरह से अप्रोचेस टू, ये सिंबल मैं यूज उसको पढ़ रहा हूँ ऐसे, सो ऑन। तो इसमें जो है जैसे इसको रन करेंगे तो ये डिक्शनरी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। शुरू में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये डिक्शनरी है जिसमें इंटीजर 64 यानी की भी है वो भी इंटीजर है, और दूसरी जो वैल्यू है वो भी 64 है, और इसकी 3 एंट्रीज हैं, ये 3 एंट्रीज आ गई, सो ऑन। तो ये हमारे पास इस तरह से डिक्शनरी यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। फिर आप इसको डिफाइन करने का एक और भी तरीका है कि आप यहाँ पर पेयर रख दें कि 1 पेयर कर रहा है 100 के साथ, फिर पेयर का पी कैपिटल है, ये हमारे पास फंक्शन आ रहा है, ये भी 200 के साथ पेयर करेगा, देन 3 जो है ये 300 के साथ, इसको आप रन करें तो ये हमारे पास ये डिक्शनरी बन चुकी है। इसी तरह से अब देखें इसमें तो सारे एलिमेंट्स, यानी इस डिक्शनरी 2 में जो इसके एलिमेंट्स हैं, यानी की जो है, इसके एलिमेंट्स जो भी हैं, की वैल्यू पेयर जो है उसमें कीज भी इंटीजर है और वैल्यू भी इंटीजर है, तो इसलिए इसकी जो टाइप है वो इंटीजर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिक्शनरी है उसमें इंटीजर 177 260 ये वैल्यू हो,
शिफ्ट एंटर, सो ऑन। तो हमारे पास ये आ जाएगा। एनी एनी का मतलब है कि कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं, सिर्फ इंटीजर ना हो। तो ये 2 जो है की है 66 के लिए, वैल्यू इसकी 2 की वैल्यू 66 है, 3 की 3 है, 1 की 77 है। इसी तरह ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें डिक्शनरी है कि ए जो है स्ट्रिंग है, 2 3 हमारे पास टपल है, और ये हेलो के साथ ये मैच कर रहा है। सो और काफी ये भी रिच होता जा रहा है अपनी डाटा डाटा में। सॉरी, ओके, यहाँ पर हम थे, यहाँ पर। इसके बाद आप डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं कि शुरू में अगर आप एक कॉलन लगा दें, तो ये हमारे पास इसका नेम कहलाएगा। नेम से भी आप इसे कॉल कर सकते हैं, इसकी की भी होगी। और बी के शुरू में कॉलन लगा दें, सी के शुरू में कॉलन लगा दें, और फिर आप फॉर एग्जांपल कॉलन ए को कॉल करना चाह रहे हैं, तो ये जो कि की है हमारे पास, इस तरह से भी पॉसिबल हमारे पास है। इसी तरह डिक्शनरी 5 में हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये इंटीजर है या नहीं है, यानी ए जो है तो ये ट्रू आ रहा है, तो ये इंटीजर हमारे पास है। अगर आप सी जो डिक्शनरी है उसका जो सी है उसे 1000 रखना चाहते हैं, तो वो अपडेट हो जाएगा। पहले क्या वैल्यू थी इसकी सी की, पहले सी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 309 थी, अब ये अपडेट हो गई है। तो ये हमारे पास डिक्शनरी है जो कि म्यूटेबल होती है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसकी कीज देखना चाह रहे हैं तो कीज के लिए आप कीज की कमांड देंगे, और अगर आप वैल्यूज देखना चाहते हैं आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, सो ऑन। इसी तरह से अब ये फॉर लूप इसने चलाया हुआ है इसमें, और अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास है डिक्शनरी आपने क्रिएट करनी है। हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रिंग के साथ है, इसको आप रन करें तो अभी ये और जब ये आप वेरिएबल देखेंगे तो ये डिक्शनरी बन चुकी होगी। ये इसके एलिमेंट्स थे, अरे थी हमारे पास, उससे हमने डिक्शनरी बनाई है, सो ऑन। और अगर आप फॉर लूप से देखना चाहते हैं कि x1 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, सो ऑन, ये इस तरह से आपके पास है। तो ये डिक्शनरी था। तो यहाँ हमने टपल, डिक्शनरी और अरे को, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, मैट्रिक्स को, सबको हमने यहाँ पर देखा है। अब जरा मैं जाना चाह रहा हूँ डाटा पे, और शायद ये आखिरी हमारे पास हो, देख लेते हैं अभी। ओके, अब होता क्या है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि पाइथन में लाइब्रेरीज को आपने कॉल करना पड़ता है। उसका कॉल करने का तरीका होता है इंपोर्ट numpy एज np। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपने पहले लिखना होता है इंपोर्ट pkg, जिसका मतलब होता है कि पैकेज, इंपोर्ट पैकेज करें, वो लाइब्रेरी को पैकेज कहता है। और फिर वो ये कहता है कि उस पैकेज का नाम क्या है, pkg डॉट ऐड करें, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशंस को, डिस्ट्रीब्यूशंस में मुख्तलिफ फंक्शंस पड़े हुए हैं, वहां तक अप्रोच करें, और फिर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना चाहता हूँ। आगे डिस्ट्रीब्यूशंस का जो भी काम है वो आप जो है वो काम फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो है, आप इसको एक दफा रन करेंगे शिफ्ट एंटर से। अब ये स्टैटिक यहाँ लगा हुआ है, ये रन कर रहा है इसको, ये पैकेज ऐड हो रहा है। तो आपने जब लाइब्रेरी यहाँ पर कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर आप देख रहे हैं, डी कैपिटल आ रहा है, तो आपने इसी तरह से पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, जिसे ये लाइब्रेरी कहता है।
अच्छा, वो शायद कोई काम कर रहा है इस पे। हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया था, इसलिए वो कह रहा है कि नो चेंजेस, ये यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। फिर मुझे आगे अगर प्लॉटिंग करनी है तो उसी तरह से लिखूंगा इंपोर्ट पी के जी, और पी के जी को मैं प्लॉट LYJS वगैरह लिखूंगा, और मैं प्लॉट्स अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो इसको मैं रन करूंगा। तो ये रन हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा किसी चीज़ का इशू आ रहा है, दैट कैन बी फिक्स्ड। तो हम आगे चलते हैं। मुझे आगे पैकेज एक ये वाला चाहिए जिसको मैंने, फिर डाटा फ्रेम्स जो आपने पाइथन में कल देखा था, डाटा फ्रेम्स इसमें बड़ा रिच डाटा फ्रेम होता है। सो ऑन, कोई चेंजेस इसमें नहीं है क्योंकि मैंने ये पहले रन कर लिया है, ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसी तरह GLM का पैकेज है, जनरल लैंग्वेज मॉडल, और ये हमारे पास कलाइडो वगैरह का ये पैकेज वगैरह है, सो ऑन। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये बड़ा रिच है। आमतौर पे जो जूलिया प्रोग्रामिंग है, ये ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट या जो क्लिनिकल साइड पे लोग होते हैं वो इसे यूज़ करते हैं। दूसरे भी खैर यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इस हवाले से रिच है। तो हमने जो है अभी इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। ये अभी रन शायद ना हो। हिस्टोग्राम वगैरह हम बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं। नॉर्म्स 1 जो हमने बनाए हैं, नॉर्म्स 1 हमने जनरेट किए हैं, 10 बिन्स के साथ बनाना चाहते हैं। और ये अभी कोई इशू आ रहा है क्लाइडो, क्योंकि ये मेरा ख्याल अपडेट हुआ है, तो ये दैट कैन बी रिजॉल्व, ये इसको देखा जा सकता है। लेकिन कमांड यही होती है हिस्टोग्राम वगैरह रन करने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे भी अगर हिस्टोग्राम है, मीन अगर आपने निकालना है, नॉर्म 1 जो ऊपर आपने लिखा है, तो आराम से मीन निकाल सकते हैं। फिर आपने अगर STD निकालना है तो वो निकाला जा सकता है। फिर अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, पहले आप रैंडम नंबर नॉर्मल जो है 0 to 1 आप देखेंगे, और 1000 एलिमेंट। तो ये क्लाइडो जो एक पैकेज है, ये इसका इशू आ रहा है, या तो ये रिमूव हुआ है या ये हमारे पास अपडेट नहीं हुआ। तो इस वजह से यहाँ हिस्टोग्राम आनी चाहिए बेसिकली। तो वो हिस्टोग्राम अभी बन रही नहीं है, लेकिन वो बन सकती है, कि वो एरर अभी इसी का दे रहा है। Slido is not available in this, से Julia will be unable to save images of any plot, क्योंकि वो images ही नहीं दे रहा तो वो सेव नहीं हो रहा, तो इसका एरर जो है वो फाइंड किया जा सकता है। ओके, फिर इसके साथ प्लॉट अगर करना है तो जाहिर बात है प्लॉट में भी शायद इश्यूज आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ फाइल्स अभी जो हैं वो सेव नहीं है इसमें। सर ये पैरेंथेसिस इसका क्लोज नहीं है, इस वजह से तो नहीं? ये किस तरह से ये लिखा है? जी अच्छा, नहीं 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 सर, नहीं नहीं, ये वाला जो एरर आ रहा है ना, ये जी प्लॉटिंग जी यहाँ नहीं शो हो रही, वो इस वजह से नहीं आ रही कि ये जो पैकेज है ना, ये वाला, ये इनमें यूज होता है, सही, वो इसका इशू क्लाइंट यहाँ पर आ रहा है। दैट सही। कैन बी फिक्स्ड सम वे, और मे बी अल्टरनेट पैकेज कैन बी यूज। ऊपर जो इसने एरर दिया है, जितने भी मैंने पैकेजेस हैं जो मुझे इसके लिए चाहिए थे, मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं। मुझे डाटा फ्रेम चाहिए फॉर एग्जांपल, वो इंस्टॉल हो गया है। तो ये जो एक चीज इसने अपडेट की है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, हर कोई इसको अपडेट करता है चीजों को, तो वहां पर कुछ मसाइल आ रहे हैं। यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में ये अवेलेबल नहीं है, तो ये दैट कैन बी फिक्स्ड। लेकिन कोई इशू है इसमें, क्लाइडो जो है इसका कोई इशू आ रहा है यहाँ पर। ये अगर रन करेगा तो ये सारे रिजल्ट आपको नजर आ रहे होंगे, हिस्टोग्राम नजर आ रही होगी, सो ऑन। तो वो जो हिस्टोग्राम है वो क्लाइडो वगैरह में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो मुझे पैकेज पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी रन नहीं हो रहा है। ओके, बाकी मेरा ख्याल है इसको हम रहने देते हैं, ये सैंपल्स वगैरह है। और
बेसिकली ये बताना ये चाह रहा है कि आप डाटा फ्रेम, जैसे यहाँ डाटा फ्रेम है, वहाँ पर आपने पाइथन में प्रीवियस सेशन में देखा था कि डाटा फ्रेम बड़ा रिच है उसका। इसका उससे भी ज़्यादा रिच है। डाटा फ्रेम आप आसानी से बना सकते हैं। ये डाटा फ्रेम है। स्क्यूनेस वगैरह आप निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस और बाकी चीज़ें भी इसमें हैं, मुश्किल से नाम है। और ये डाटा फ्रेम है, आप देखें इसमें एक कॉलम इंडेक्सिंग का है, फिर और ये प्लॉट वगैरह किया हुआ है। तो डाटा फ्रेम इसमें भी है और मशीन लर्निंग इसमें भी है। मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। आप जाके इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑनलाइन ओपन सोर्स कोड इसके जूलिया के अवेलेबल है। ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें पड़ी हुई हैं, बुक्स में उस तरह से ये नहीं है, चीज़ें अवेलेबल नहीं है। या तो जूलिया का जो वेबसाइट है अपनी, जूलिया प्रोग्रामिंग की, जूलिया प्रोग्रामिंग मिसाल के तौर पे देखते हैं, मेरा असल में मोबाइल नेट चल रहा है तो वो ज़रा स्लो होगा। तो इनकी अपनी एक वेबसाइट भी है जूलिया प्रोग्रामिंग वालों की, ये वाली, इसके जूलिया प्रोग्रामिंग, जूलिया लैंग के नाम से। इसमें जो एक्सटेंशन होती है, प्लोटो भी मैंने आपसे वो जिक्र नहीं किया, प्लोटो के JL, प्लोटो डॉट JL वगैरह से इसकी एक्सटेंशन JL होती है। लेकिन हम तो क्योंकि नोटबुक यूज कर रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है, ये IPYNB, ये एक्सटेंशन पाइथन के लिए भी होती है और जूलिया के लिए भी यही एक्सटेंशन होती है। लेकिन फर्क क्या होता है सिर्फ, कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, जूलिया यूज करना चाहते हैं या पाइथन। तो अगर आपने IPYNB के साथ इसको सेव किया हुआ है और ये जूलिया में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो फिर आपको जूलिया क्लिक करना पड़ेगा। दोनों में ये है। लेकिन बाज लोग क्या करते हैं, वो प्लोटो पे भी काम करते हैं, तो प्लोटो में वो चीजें फिर JL आप देखेंगे कि जूलिया के जो ओपन सोर्स कोड है आमतौर पे JL में लिखे हुए हैं, एक्सटेंशन JL के साथ है। तो इनकी अपनी वेबसाइट भी है और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जूलिया प्रोग्रामिंग का, जिसमें ये काफ़ी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, नए नए, क्योंकि ओपन सोर्स है तो लोग इस पे काम करते हैं, तो वो फिर वहाँ पर अपडेट होती रहती हैं यूट्यूब में। तो मैं देख लेता हूँ और कोई चीज़ तो नहीं मिस होगी हमसे, मेरा ख्याल है बाकी सब जो है हो गया, आपको एक आइडिया हो गया जूलिया का। जूलिया फॉर स्टैटिस्टिक्स वगैरह इसमें क्या होगा। लेट मी सी। इसमें भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेंगी चीज़ें पहले। रैंडम वेरिएबल्स क्रिएट हुए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है, स्टैट बेस आ गया जिसमें कोटाइल वगैरह निकालते हैं, ये डाटा फ्रेम है इसका।